बेटा चालू करते हैं हम अपनी आज की मैराथन की सेशन। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं आपको ये पूरा का पूरा मैराथन बेटा तीन पार्ट में लूंगा। और याद रखिएगा बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो इस मैराथन को रेफर करेंगे, ये फुल फ्लेज मैराथन नहीं है, ये सिलेक्टेड मैराथन है। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं जो भी मैराथन की ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी उसमें ये सारी चीजें रिपीट कर दूंगा। हम लोग इस पूरे के पूरे लॉ के सेपरेट और पर्टिकुलर मैराथन, नॉट फुल फ्लेज, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, 3 पार्ट में इस पूरे के पूरे मैराथन को कवर करने वाले हैं। अप्रॉक्स सबसे पहली क्लास होगी और 1.5 घंटे की क्लास होगी, अप्रॉक्स मोर और लेस। और इसमें हम लोग शेयर कैपिटल के मैक्सिमम पोर्शन को कवर करने वाले हैं। मैं रिपीट करता हूं, शेयर कैपिटल का पूरा पोर्शन नहीं, शेयर कैपिटल का मैक्सिमम पोर्शन। जो मेन सेक्शन है बेटा उसको हम देखेंगे, छोटे छोटे सेक्शन को वर्ड ऑफ माउथ से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास होगी बेटा, दूसरी क्लास में मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट और साथ में बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का प्राइमरी और सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को वर्ड ऑफ माउथ से कराऊंगा। तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों से जनरल क्लॉजेज एक्ट का 2 कॉन्सेप्ट, एक है जेंडर का डेफिनेशन मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला, और दूसरा है बेटा इफेक्ट ऑफ रिपील वाला, ये कॉन्सेप्ट कराऊंगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या था बेटा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। और ऑडिट एंड ऑडिटर्स में भी मैं आपको 2 सेक्शन स्पेसिफिकली कराऊंगा, 139 143। और कोई टारगेट था बेटा हमारा तीसरा? हाँ जी, तीसरा जीसी ऑडिट करावा। कोई और टारगेट था लास्ट के लिए? डिपॉजिट, यस। तो एक टारगेट और है बेटा कि मैं इस तीसरे वाले पार्ट में आपको डिपॉजिट का जो डेफिनेशन है उसको कराने वाला हूं। डिपॉजिट अलॉन्ग विद रूल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो डिपॉजिट का डेफिनेशन है, नेगेटिव लिस्ट जो था 15-16, उसको मैं कराने जा रहा हूं। तो बेटा ये स्पेसिफिक मैराथन रहने वाली है। और ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, फुल फ्लेज मैराथन ऑफ लॉ नहीं है, ऑन अ स्पेसिफिक डिमांड। जो बच्चा कह रहा है मैं उस पोर्शन को कराते हुए, और फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा लेक्चर बेटा यूट्यूब चैनल पर आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं साथ। तो ये हमारे सामने सबसे पहले बेटा शेयर कैपिटल की कहानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले मेरे मैराथन कराने के 2-3 रूल्स हैं, इस रूल्स को बेटा ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, लॉ का मैराथन, इसको लेकर आपने ना 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, मैं बातें बोलूंगा ज्यादा, हो सकता है बेटा कि मैं मैच ना कराऊं, क्योंकि जो बातें मैं बोलूंगा वो बातें नीचे भी लिखी गई है। तो एक तो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर आके बेटा हाईलाइट करूंगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं देखोगे कुछ टॉपिक को बेटा सिर्फ बोल रहा हूं, कुछ टॉपिक को हाईलाइट करूंगा। मेरे से मैराथन लेने के बाद आप जाना और इस लेक्चर को लगे हाथ निपटा देना। निपटा देना मतलब जिस चैप्टर का आप मुझसे जो कॉन्सेप्ट करवा रहे हो उसको लगे हाथ घर जाकर रिवाइज कर लेना, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा बेटा, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैराथन 100% मैं बोलूंगा कि डिटेल क्लास की तरह होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप प्रैक्टिकल पेपर करते हो तो आप फॉर्मूला याद करते चलिए, साथ में एक एग्जाम्पल करते चलिए। लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में आपको अगर एक नोट पॉइंट लिखवाया गया है ना, तो उस नोट पॉइंट को भी मैराथन में बोलना जरूरी होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने डिटेल क्लास ली थी, जैसे शेयर कैपिटल 1.5 घंटे में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल लाइव क्लास जाके देखोगे तो शेयर कैपिटल बेटा लगभग मुझे लगता है 14-15 घंटे का होगा। तो 14-15 घंटे की बातें मैं आपसे मात्र 1.5 आवर्स में, मतलब 1.5 घंटे के आसपास में कराने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो ये बी श्योर कि आप जब एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे तो रिवाइज और डिटेल क्लास से ही करेंगे, रिवाइज मैराथन से नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल आप लोगों के आत्मसंतुष्टि के लिए है कि यस एक बार चैप्टर ओवरऑल हो जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? क्या अब यहां पर क्या करेंगे बेटा कि क्योंकि एक तरफा क्लास है तो मैं कभी कभी बोलते हुए थक भी जाऊंगा, तो मैं आपको ये बोलूंगा, चूंकि थियरी है बेटा, बोलना है मुझे, तो मैं आपको ये भी बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार ओवरऑल रीड कर लो। तो बेटा आप लोग, मैं शो कर दूंगा यहाँ पर, और ये सारा हैंड रिटन नोट्स को आप लोग रीड कर लेना या पीडीएफ नोट्स को रीड कर लेना, और जो बातें मैं बोलूंगा वो बातें वहां पे लिखी गई होगी। 2 मिनट मुझे ब्रेक मिलेगा, फिर उसके बाद मैं चालू कर दूंगा। क्या बात क्लियर है? क्या तो आइए साहब शेयर कैपिटल की फाइनली शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा वो होगा शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं, शेयर कैपिटल और डिवेंचर सेक्शन 43 से चालू होता है बेटा, 72 पे जाके खत्म होता है। इसके लिए एक रूल भी बनाया गया है, एंड जिस रूल का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल। क्या बोलो बेटा? 2000। अब ये बेटा पूरा का पूरा आपका सेक्शन है। देखो बेटा, मेरा मानना है कि स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैं सेक्शन नंबर 43 को निपटा रहा हूं बेटा। सेक्शन नंबर 43 में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सेक्शन 43 में इक्विटी और प्रेफरेंस की बातें हैं। जो प्रेफरेंस नहीं होता वो इक्विटी होता है, और जो माफ करें, जो इक्विटी नहीं होता वो प्रेफरेंस होता है, और जो प्रेफरेंस नहीं होता वो इक्विटी होता है। लेकिन प्रेफरेंस का डेफिनेशन दिया गया, बोला गया कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर होता है बेटा अगर उसके 2 प्रेफरेंशियल राइट होंगे, और 2 प्रेफरेंशियल राइट कौन सा है? इक्विटी के कंपैरिजन में पहले आपको दिया जाएगा, इक्विटी के पहले आपको दिया जाएगा डिविडेंड, और दूसरी बात ये है बेटा
कि आपके वाइंडिंग अप के टाइम में रीपेमेंट का राइट भी आपको पहले मिलता है। तो कोई भी ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, काहे का बोलो बेटा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर्स, उसको बेटा कहते हैं प्रेफरेंस, और जो प्रेफरेंस नहीं है उसे हम कहते हैं इक्विटी। अब यहाँ पर आ जाइए बेटा, इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में मैंने बहुत सारे रिलेशन आपको बताए होंगे। मैंने बोला होगा इक्विटी शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज अ रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस वाले को रियल ऑनर नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता बेटा? उसका वोटिंग राइट के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि सेक्शन 47 कहता है कि इक्विटी के पास हमेशा वोटिंग राइट होगा, लेकिन प्रेफरेंस के पास हमेशा वोटिंग राइट नहीं होगा। प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट होगा केवल और केवल सर्टेन केसेस में। क्या बोलो बेटा? केवल और केवल। फिर आपको अगर याद हो बेटा तो मैंने बोला होगा कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे डिवीजन थे बेटा, याद है क्या? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। लेकिन मैंने बोला था कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स दो तरीके का होता है, सेम वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और याद करो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में रूल नंबर 4 के कंडीशन थे। तो बेटा याद रखिएगा सेक्शन नंबर 43 में एग्जाम के लिए आपको बस वही रूल नंबर 4 के कंडीशंस को ध्यान में रखना है। लो साहब, मैं सबसे पहले आपको लेके वहीं चलता हूं रूल नंबर 4 के कंडीशंस पे। किस पे बोलो बेटा? रूल नंबर 4 के कंडीशंस पे। तो ये आपके सामने बेटा रहा इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, रूल नंबर 4, और इसके बेटा वो सातों कंडीशंस आपको याद रख लेना है एग्जाम के लिए। सर सातों कंडीशन क्या है? पहले बात तो ये समझिए, सेम वोटिंग राइट का मतलब होता है एक शेयर एक वोट, लेकिन डीवीआर का मतलब होता है कभी लोअर वोटिंग राइट हायर डिविडेंड, या कभी लोअर डिविडेंड बट हायर वोटिंग राइट। लेकिन कोई भी कंपनी बेटा डिफरेंशियल वोटिंग राइट का शेयर तब इशू करेगी जब आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना हो, अर्थात बिना कंडीशन सेटिस्फाई किए आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। क्या कंडीशन है सर? सबसे पहला बेटा ऑथोराइज बाई क्या होना चाहिए? बोलो बेटा, आवाज दो, क्या होना चाहिए? ऑथोराइज बाई आर्टिकल। दूसरा बेटा आपको एक पास करना है रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी हो ना बेटा, तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास करोगे? बोलो बेटा, पोस्टल बैलेट। आपको जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ लिया है आपने, अब याद कर सकते हो सेक्शन नंबर 110। तो पहली बात ये बेटा डीवीआर के लिए कि आपको क्या करना है, बोलो, ऑथोराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए बेटा कि वो ओआर पास करो, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो ओआर पास कैसे होगा बेटा? बोलो, पोस्टल बैलेट। सर तीसरे नंबर पे एक बात याद रखिएगा कि आपका जो वोटिंग राइट है, कम ऑन एवरीवन, आपका जो वोटिंग राइट है बेटा, कंपनी लॉ नए वाला बैच बेटा, आई थिंक सो ऊपर क्लास चलेगी, मैम के पास चले जाओ। हाँ जी, तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि आपका जो वोटिंग राइट होगा वो वोटिंग राइट शुड नॉट एक्सीड, मतलब आप डीवीआर इश्यू करोगे तो आपका वोटिंग राइट जो होगा ना वो बेटा एक्सीड नहीं करना चाहिए। किससे? बोलो बेटा, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। और इस टोटल वोटिंग पावर में बेटा याद रखना डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी आएगा, करेंट वोटिंग राइट भी आएगा, सेम वोटिंग राइट भी जिसे कहते हैं। पांचवा रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी के पास बेटा कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग मतलब होता है एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट। क्या बोलो बेटा? एग्जिस्टिंग। तो इधर देखो बेटा, पहला क्या हो गया? एओए का पावर होना चाहिए। दूसरा बेटा ओआर पास करो। तीसरा 74% की लिमिट। चौथा बेटा कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किसमें एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए? तो जी पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट में, उसके बाद बेटा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, और फिर क्या बोलो बेटा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। आगे फिर उसके बाद बोला गया कि जी कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं की होनी चाहिए। कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं करना है कंपनी को। किसमें? तो अगेन डिविडेंड ऑफ क्या बोलो बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, या पेमेंट ऑफ क्या होगा? टर्म लोन हो गया, या फिर बेटा कोई स्टेटूटरी पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय, बोले तो बेटा ग्रेच्युटी वगैरह, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। या फिर अमाउंट क्रेडिट इन क्या बोलो बेटा? आईपीएफ। मान लो अगर आपने इसमें गलती कर भी दिया, कोई बात नहीं, अगर आपने गलती कर दी और 5 साल का टाइम बेटा लैप्स हो गया है, आवाज दो ना, कितने साल का टाइम बोलो बेटा? तो उसके बाद आप डीवीआर इशू कर सकते हो। और उसके बाद आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है कि बेटा कंपनी इन सारे इकोनॉमिक लॉ में से किसी भी लॉ में, आवाज दो बेटा, इन सारे इकोनॉमिक लॉ में से किसी भी लॉ में पिछले 3 साल में कोई भी पनिशमेंट नहीं झेल रही है। और इन सबको मिलाकर बेटा इकोनॉमिक लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए बेटा? मतलब कंपनी के ऊपर कोई आरबीआई एक्ट या सेबी एक्ट या सिकरा एक्ट या फिर बेटा फेमा या कोई स्पेशल लॉ का पेनल्टी या पनिशमेंट कंपनी के ऊपर नहीं चल रहा है। तो अगर आप ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आप डीवीआर इशू कर सकते हो, नहीं तो बेटा आपको डीवीआर इशू नहीं करना है। अब आ जाइए बेटा सेक्शन नंबर 46 की जो बात है, सेक्शन नंबर 46 आप सारे बच्चे जानते हैं शेयर सर्टिफिकेट की बात करता है। अच्छा, मैंने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ना बेटा 2 पार्ट में कराया था, बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला था कि शेयर कैपिटल को लेकर बेटा 2-3 बातें तो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ना जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, किसको? शेयर होल्डर को। अच्छा, दूसरी बात मैंने बोला था कि बेटा शेयर सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। आवाज दो ना बेटा, क्या होता है बोलिए? आप सारे बच्चे जानते हैं कंक्लूसिव एविडेंस चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइमा फेसाई एविडेंस जो होता है बेटा वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। यस, तो कंक्लूसिव एविडेंस चैलेंज
नहीं किया जा सकता, प्राइमा फेसाई किया जा सकता है। तो शेयर सर्टिफिकेट कंक्लूसिव है, प्राइमा फेसाई है, प्राइमा फेसाई एविडेंस है। क्योंकि बेटा याद रखना, लोग फोर्जरी तरीके से झूठ बोल के भी और शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तीसरा बेटा शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। आवाज दो बेटा, क्या होता है, डॉक्यूमेंट। बहुत अच्छा, आगे चलिए। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल किसे कहते हैं बेटा, जब होल्डर का नाम उसमें क्या हो, बोलो, मेंशन। अब उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। तो बेटा अगर शेयर कैपिटल शेयर सर्टिफिकेट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तीन बातें मेन है। सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट को साइन कौन करेगा, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, और क्या बोलो बेटा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो आ जाइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए बोला गया कि शेयर सर्टिफिकेट इज रजिस्टर्ड, शेयर सर्टिफिकेट माफ करिए रजिस्टर्ड बोला हूं बेटा। बोला गया कि देखिए शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत तब है जब शेयर इशू किया जा रहा है, कौन से फॉर्म में, बोलो। याद रखिएगा ये प्राइमा फेसाई एविडेंस है कि जिस बंदे का नाम उस सर्टिफिकेट पे है वही बंदा क्या है, बोलो बेटा, ट्रू ऑनर है। आवाज दो ना, क्या है, बोलो बेटा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन होना चाहिए, किसका साइन होना चाहिए। तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो, और अगर कॉमन सील नहीं है तो बेटा साइन बाय टू डायरेक्टर। आवाज दो बेटा, साइन बाय, या फिर और साइंड बाय क्या बोलो बेटा, और डायरेक्टर एंड क्या बोलिए, कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो अगर 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 बेटा आगे चलते हैं तो आपके कंपनी में, आपके देश में जितनी भी बेटा 1% कंपनी है, ये सफिशिएंट मान लिया जाएगा कि उस पर साइन हो गया है। अगर साइन कर लिया जाए किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, और कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं तो उसके द्वारा। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। मेरे तरफ देख बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, शेयर सर्टिफिकेट साइन कौन करेगा। पहली बात बेटा, शेयर सर्टिफिकेट साइन करेंगे कौन, कंपनी का कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाओ, नहीं है तो दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर एक सीएस है तो। 1% कंपनी में बेटा याद रखिएगा डायरेक्टर एक और कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है जी। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं स्पेशल पॉइंट पर। मैंने बोला था कि देखिए शेयर सर्टिफिकेट होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, SH1 में। अब यहाँ पर मैंने दोनों का बेटा एक्सप्लेनेशन लिखवाया है आपको, दोनों का कंपेरिजन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है बेटा वो होगा रूल नंबर 5 में, डुप्लीकेट होगा रूल नंबर 6 में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, डुप्लीकेट के लिए कोई बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं चाहिए बेटा। ये होगा SH1 में, और ये होता है क्या बोलो बेटा, डुप्लीकेट, कोई SH में नहीं होता। तो बेटा ये SH1 होता है और इसका कोई SH नहीं होता। यही बात है बेटा। नालायको, क्या रिवीजन करने बैठे हुए हो बेटा, ये बात कम से कम बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। SH1 में होता है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट और SH2 में होता है बेटा क्या बोलो, डुप्लीकेट। इवन SH1 कितने दिन के अंदर इशू होगा, ये बात कहां लिखी गई होती है, 56 में। कम ऑन एवरीवन, बोलो है ना बेटा। शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला कब इशू होगा, ये 46 में नहीं लिखा, ये कहां लिखा है बेटा, 56। और टाइम क्या है बेटा, बोलो 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना। और 6 महीना कब बोलो, अगर डिवेंचर है तो 2 महीना, शेयर्स है तो 1 महीना, ट्रांसमिशन है तो। लेकिन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का टाइम है, और वो टाइम कितना है बेटा, बोलो 45 दिन और 90 दिन। तो बेटा ये देखिए, अगर लिस्टेड कंपनी है आप डुप्लीकेट 45 दिन के अंदर इशू करोगे, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो डुप्लीकेट 3 महीने के अंदर इशू करोगे। आगे चलिएगा बेटा, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फीस नहीं है बेटा, लेकिन यहाँ पे आपसे डुप्लीकेट का 50 रुपया पर सर्टिफिकेट का फीस लिया जा सकता है। इसे यहाँ पर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगी जब आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट को सरेंडर करोगे या बॉन्ड एग्जीक्यूट करोगे। याद करो इंडेमनिटी बॉन्ड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया होगा। लेकिन आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तब होगा, तब दिया जाएगा जब सर्टिफिकेट बेटा आप प्रूव्ड टू हैव बीन लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड हो, और नहीं तो बेटा क्या बोलो, डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड, या फिर क्या बोलो बेटा अपने कंपनी को सरेंडर कर दिया। मैंने आपको बताया होगा, याद हो तो, कि प्रूव्ड टू हैव बीन लॉस्ट का मतलब होता है FIR कॉपी ले जाइए। क्या ले जाइए बोलो बेटा, लेकिन नीचे में डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड में आपको कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं। ये है बेटा आपका सेक्शन नंबर क्या बोलो 46। हाँ बेटा, म्यूटिलेटेड डिफेस्ट मतलब होता है जैसे आपने बेटा सर्टिफिकेट को धो दिया और वो डिसकलर हो गया, तो इसे हम कहेंगे डिफेस्ट। म्यूटिलेटेड मतलब कोई भी सामान आपने तोड़ मरोड़ दिया और जब आप उसे खोलो तो ओरिजिनल आइडेंटिटी में नहीं है। तो किसी भी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल आइडेंटिटी में ना होना डिफेस्ट या म्यूटिलेटेड कहलाता है। हाँ जी, टॉर्न लिखा होगा, टॉर्न मतलब होता है फटा उटा। सरेंडर मतलब बेटा क्यों नहीं मिलेगा, आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया बेटा, कुछ नहीं। आप सर्टिफिकेट जाके कंपनी को देते हो कि मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और बाद में बेटा फिर ये सर्टिफिकेट ले लेते हो क्योंकि आपको शेयर्स पे एक्शन लेना है, सेल करना है, परचेज। कौन सा मिलेगा, नहीं बेटा। जब आप जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट सरेंडर करोगे कंपनी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, तो आपको जो री इशू किया जाएगा वो डुप्लीकेट ही किया जाएगा। चले बेटा आगे,
आगे चलिए, तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 बेटा आपका हो चुका है, मेरे तरफ देखो, इसको वैसे ही क्लियर कर देते हैं। सेक्शन नंबर 47 में क्या कहा गया? इक्विटी वालों के पास हमेशा वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट होता है सर्टेन केसेस में। आगे चल के यहाँ पर और भी बातें बोली गई है कि वोटिंग राइट 2 तरीके से होती है। कौन कौन सी? शो ऑफ हैंड, पोल वोटिंग। शो ऑफ हैंड में कैसे काउंट किया जाएगा? 1 पर्सन 1 वोट। पोल वोटिंग में कैसे काउंट किया जाएगा? आपके पेड अप वैल्यू पे। याद आया क्या? यस। तो प्रेफरेंस वालों को बेटा कब वोटिंग राइट अलाउ करना है? जब उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइट को क्या किया जाए? अफेक्ट। दूसरा, कैपिटल का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तीसरा, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं और उनको 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया गया। आ जाते हैं बेटा सेक्शन नंबर 48। इधर देखो बेटा, सेक्शन नंबर 48 कुछ मोटा मोटी बातें हैं, अगेन वर्ड ऑफ माउथ से क्लियर किया जा सकता है। सबसे पहले, क्या शेयर होल्डर का वेरिएशन पॉसिबल है? आंसर इज पॉसिबल है। दूसरी बात, सर पॉसिबल है क्या होगा? एक क्लास के राइट को दूसरे क्लास में वेरी किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है बेटा। आवाज दो ना, उसके क्या है बोलो? अच्छा, कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ही आपको याद रखना है। सबसे पहले एमओए और एओए में क्या होना चाहिए बोलो बेटा? पावर। दूसरा साहब, आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? लेकिन रुक जाओ, एसआर के साथ साथ आपको काम और भी करने हैं। क्या करने हैं? तो 3/4 का अप्रूवल लेना होगा। कम ऑन एवरीवन, 3/4 का। लेकिन बेटा 3/4 का अप्रूवल 2 जगह लेना है, एक तो जहां जा रहे हो और एक जहां से जा रहे हो। तो बेटा कम ऑन एवरीवन, इधर देखो, आपके टोटल 3 कंडीशन हो गए बेटा। आपके टोटल कितने कंडीशन हो गए? पहला, एओए ऑथराइज होना चाहिए। दूसरा बेटा एसआर पास करो। और तीसरा, एसआर पास करो कहां पर? जहां को जा रहे हो, टारगेटेड कंपनी और बेटा ओरिजिन कंपनी, दोनों जगह अप्रूवल लिया जाता है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, याद करो, मैंने बोला होगा बेटा कि अगर मैं मल्होत्रा सर का टाइम लेना चाहता हूं तो मुझे अपने बैच के बच्चों से पूछना पड़ेगा कि तुम वहां जाओगे क्या, और वहां पूछना पड़ेगा कि तुम यहां आओगे क्या। बोलो ना हाँ है ना, मैंने ये एग्जांपल दिया था। अच्छा, एक बात और याद करो, सेक्शन 48 में क्या था बेटा कि मान लो वेरिएशन 75% अप्रूवल देने से हो तो जाएगा, लेकिन अगर 10% लोग एग्री कर जाते हैं, कितना बोलो बेटा? तो ये 10% डिसेंटिंग वाले मिलकर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अपील करने के लिए। और अगर आप 10% लोग मिलकर ट्रिब्यूनल के पास अपील में चले गए तो ट्रिब्यूनल बेटा याद रखना उस वेरिएशन पे रोक लगा देगा, और जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक बेटा वेरिएशन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या यही बातें यहाँ पे लिखी गई है? हाँ बेटा, हाँ, जो रिमेनिंग 25 है उसमें से 10। तो ये बात बोला गया कि अगर मान लो एटलीस्ट 10% होल्डर बेटा एग्री कर जाते हैं तो वेरिएशन को लेकर बेटा जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल उनके वेरिएशन को क्या कर देगा बोलो बेटा? कैंसिल कर देगा। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 48 के अपार सफलता के बाद बेटा हमारा आता है सेक्शन नंबर क्या बोलो? 49 बेटा। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो ट्रिब्यूनल बेटा आपको एप्लीकेशन देना है ट्रिब्यूनल को, ये कितने दिन के अंदर देना है? मैंने बताया होगा बेटा कि अगर 21 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं दिया ट्रिब्यूनल को तो याद रखिएगा ट्रिब्यूनल आपके एप्लीकेशन को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। तो इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। इधर देखो ना बेटा, एसआर पास करना है, एओए का अप्रूवल चाहिए। एसआर 2 जगह पास होगा, जहां से जा रहे हो, जहां को जा रहे हो। 10% वाले लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन देना है 21 दिन के। बोलो, ये है आपका सेक्शन नंबर 48। कॉल्स ऑन शेयर्स बेटा 49, 50 और 51 बेटा, ये तो तुम यहीं रीड कर लो, यहीं खत्म हो जाएगा। याद करो, मैंने रूल्स बताए थे, 14 दिन का कम से कम नोटिस आपको देना है। याद आया क्या? कॉल मनी मांगते टाइम 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। उसके बाद बेटा याद रखना, आपको और भी बातें मैंने बताई थी कि अगर मान लो, मैंने आपको कुछ बातें और बताई थी कि मिनिमम गैप होना चाहिए बेटा, क्या बोलो? 1 महीने का। फिर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कॉल मनी हो सकता है बेटा 25% ऑफ द फेस वैल्यू। याद आ रहा है ये सारी बातें? अरे भाई बोलो। यस, तो याद रखो बेटा, तुम इसे रीड करोगे, मुझे यकीन है, मैं ही रीड करा देता हूं। ये देखो, सबसे पहली बात, कॉल मनी को लेकर मैक्सिमम कॉल मनी कितना होगा? 25% ऑफ। 2 कॉल मनी के बीच में कितना गैप होगा? कॉल मनी के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा क्या? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कितना होता है? 10% का बेटा ब्याज जाएगा। लॉक करें। कॉल्स ऑन एडवांस पे देखिएगा, कॉल्स ऑन एडवांस में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है? सबसे पहली बात बेटा, अगर मान लो कॉल्स इन एडवांस में कंपनी पहली बात तो एक्सेप्ट तब करेगी जब किस में पावर हो बेटा? आवाज को। कॉल्स इन एडवांस तब कंपनी एक्सेप्ट करेगी जब एओए में पावर हो। दूसरी बात साहब, आपको ब्याज देना पड़ेगा कितना? 12% पर एनम या रेट मेंशन इन एओए विच एवर इज लोअर। और तीसरी बात बेटा, क्या आपको हम वोटिंग राइट देने देंगे क्या? डिविडेंड राइट देने देंगे क्या? नहीं साहब, तब तक जब तक इस पे ड्यू ना हो। ये सब बातें लिखवाई होगी मैंने। आ जाओ बेटा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, किस रेट पर डिविडेंड दिया जाए? तो मैंने बोला था बेटा कि डिविडेंड दिया जा सकता है 2 रेट पर, एक दिया जा सकता है फेस वैल्यू पर और एक दिया जा सकता है पेड अप वैल्यू पे। अरे हाँ है ना? तो मैंने आपको बोला था कि अगर कंपनी आर्टिकल के द्वारा ऑथराइज है, आवाज दो बेटा, अगर कंपनी आर्टिकल के द्वारा
तो वही बेटा पेड अप वैल्यू पे आप डिविडेंड देंगे। पेड अप वैल्यू पे आप डिविडेंड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एओए में पावर होना जरूरी है। अगर आपके एओए में पावर नहीं है तो जनरली बेटा किस पे दोगे? यही बात बेटा सेक्शन नंबर 51 में होगा। यस, मूविंग फर्दर, आ जाओ बेटा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 52। मुझे लगता है आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा ये, आपका सबसे फेवरेट सेक्शन होगा। रीजन ये है कि आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। बेटा इधर देखो, 3 बातें सीखनी है। क्या कंपनी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम पे, क्या कंपनी बेटा प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है? आंसर इज यस। बेटा फेस वैल्यू से ऊपर का जो पैसा लोगे उसे हम कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को भेजा जाएगा सेपरेट बैंक अकाउंट कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बेटा रिस्ट्रिक्टेड यूज है और वो केवल यूज करोगे 5 जगह पे। कौन कौन से 5 जगह? तेजी से रिपीट करो। पहला बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करोगे, डिस्काउंट वगैरह जो दिए हो उसको राइट ऑफ करोगे, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन करोगे, बायबैक करोगे और बोनस करोगे। मुंह खोलो हाँ या ना। बेटा मैंने आपको बात बताई थी कि इसके अलावा भी तुम पैसा यूटिलाइज करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन उसको हम क्या मानेंगे? बोलो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 66। लॉक करें बेटा। ये बात मैंने बताई थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो 5 जगह का यूटिलाइजेशन दिया गया है, इस 5 के अलावा अगर यूज करना चाहते हो, मना नहीं है, लेकिन आपको सेक्शन 66 के कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब ट्रिब्यूनल के अप्रूवल वगैरह लेने पड़ेंगे। मुंह खोलो हाँ बोलो। अब आ जाओ बेटा सेक्शन नंबर 53 वर्ड ऑफ माउथ से, इसको भी कंप्लीट कर लो बेटा। इसको भी अच्छा। सेक्शन 52 में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और रह जाता है। एक ऐसी कंपनी बेटा, याद करो मैंने बताया था कि एक ऐसी कंपनी जिसको बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना था, वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को केवल 3 जगह यूज कर सकती है। कहाँ कहाँ? बोनस में, कमीशन में और क्या बोलो बेटा? और श्योर 100%? ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। अगला हमारा सेक्शन क्या है बोलो बेटा? 53। अगला बोलो बेटा सेक्शन क्या है? बोलो 50। इधर देखिए, इसको भी वर्ड ऑफ माउथ से। क्या हमारे देश में कोई भी कंपनी बेटा डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है? आंसर इज नो। दूसरी बात, डिस्काउंट पे अगर जबरदस्ती शेयर इशू करोगे तो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। तीसरी बात, एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन है? 3। कितने एक्सेप्शन है बेटा? 3 केस में आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो। पहला बोलेंगे जल्दी से, शेयर इक्विटी 54 में। दूसरा बेटा, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तीसरा, सेटलमेंट विद द क्रेडिटर ऑन द स्कीम प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। ऑन द स्कीम प्रिस्क्राइब्ड बाय, जहां पर मैंने आपको लॉजिक देके प्रूफ किया था बेटा कि कंपनी का बुक वैल्यू कभी कभी उसके मार्केट वैल्यू से कम होता है, उसके फेस वैल्यू से कम होता है। इस सिचुएशन में सामने वाला क्रेडिटर बेटा फेस वैल्यू पे भी तुम्हारे शेयर्स लेने के लिए राजी नहीं होता, तो आपको डिस्काउंट पे शेयर इशू करना ही पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या बोलो हाँ है ना? तो बेटा डिस्काउंट 53 में आपको बस 3 बातें ध्यान रखनी है। नहीं इशू करना, करोगे तो अवॉइड हो जाएगा। 3 केस एक्सेप्शन का, खत्म बेटा। इसके बाद एक पेनल्टी है, याद है क्या आपको? सेक्शन 53 का पेनल्टी भी बेटा मैंने लिखवाया होगा। कुछ याद वाद बेटा घंटा है नहीं तुमको। ये मैंने पेनल्टी लिखवाई थी कि 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा। सर ये वाला पॉइंट आ गया है क्या? क्रेडिट वाला पॉइंट आ गया? नहीं आएगा यही पॉइंट? अरे यार बेटा ये तो बहुत लंबा पॉइंट है भाई। 2 मिनट मैंने आपको ये बताया था कि देखिए कभी कभी शेयर्स जो होता है ना बेटा, वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। आपसे पूछा गया कि शेयर डिस्काउंट पे इशू कैसे हो सकता है भाई? तो डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू से जब तुम नीचे का कोई रेट ऑफर करने लगो तो इसे हम क्या कहते हैं? बोलो बेटा, डिस्काउंट कहते हैं ना। डिस्काउंट फेस वैल्यू से नीचे को। अब सवाल है कि सर ऐसी कौन सी आफत आ सकती है जिसके कारण एक कंपनी को फेस वैल्यू से भी नीचे शेयर इशू करना पड़े? अब एक सवाल सुनो बेटा, मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड ने आपको बेटा 100 रुपया उधार दिया। अब कंपनी बेटा 100 रुपया जब आपको उधार दे रही है, मतलब आपने कंपनी को 100 रुपये का उधार दिया बेटा। आई एम सो सॉरी, कंपनी ने आपको नहीं दिया। क्या हुआ बेटा? आपने कंपनी को 100 रुपये का उधार दिया है। यस, आपने कंपनी को बेटा 100 रुपये का उधार दिया है। अब सवाल है कि कंपनी बेटा उस पैसे को ना रिपे नहीं कर पा रही है, तो कंपनी आपसे ये कह रही है कि कोई बात नहीं, तू 100 रुपया डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मेरे एक शेयर्स की कीमत 10 रुपया है, एक काम कर तू 10 शेयर्स ले ले। अब तुम एग्री नहीं करोगे। क्यों एग्री नहीं करोगे? सूखा सूखी तुम्हारा 100 रुपया चला गया, लेकिन बदले में क्या आ रहा है? 10 शेयर्स। अरे भैया मैंने माना 10 शेयर्स की कीमत 100 रुपया है, लेकिन कल को जाके मार्केट प्राइस नीचे आ जाती है, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने तो पूरा रूखा सूखा आपको 100 रुपये दिया, लेकिन आप तो मुझे एक ऐसा प्रॉपर्टी दे रहे हो जो वोलेटाइल नेचर का है, कल को नीचे आ गया तो मैं कैसे? तो इस सिचुएशन में बेटा कंपनी से कहा जाता है, मतलब कंपनी कहती है कोई बात नहीं, मैं तेरे को मार्केट वैल्यू पे नहीं दे रहा, मैं तेरे को फेस वैल्यू पे अपना शेयर्स दे रहा हूँ। अब फेस वैल्यू पे शेयर्स लेना बेटा फायदेमंद तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की बुक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से भी नीचे आ जाता है, और इस सिचुएशन में सामने वाला क्रेडिटर कहता है कि भाई मैं तेरा शेयर्स लूंगा लेकिन बुक वैल्यू पे लूंगा। कंपनी कहती है कि मैं बुक वैल्यू पे तेरे को दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बुक वैल्यू पे दिया
तो फेस वैल्यू से नीचे डिस्काउंट मान लिया जाएगा और डिस्काउंट वाला वॉइड हो जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे अच्छा आप बोलोगे कौन सा ऐसा सिचुएशन है सर जहाँ पे बुक वैल्यू फेस वैल्यू से नीचे आ जाएगा, तो मैंने लॉजिक देकर प्रूव किया था। मान लो एक कंपनी की बेटा ये बैलेंस शीट है, बताया था, याद आया क्या? एक कंपनी की बेटा ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में मान लो बेटा यहाँ पर मैंने 1 करोड़ रुपए लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ या ना, और एक शेयर्स की कीमत बेटा मान लो 100 रुपया है। अब एक बात बताओ बेटा, जो कंपनी अपने क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पा रही उसका रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मान लो बेटा 70 लाख नेगेटिव है तो आपका कैपिटल कितना आ गया? 30 लाख। अब 30 लाख को बेटा 30 लाख को जब तुम डिवाइड करोगे कितने से, 30 लाख को बेटा तुम कितने से डिवाइड करोगे? मान लो 1 लाख से, टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 रुपया। अब एक बात बताओ, तुम 30 रुपए की एक्चुअल औकात वाले शेयर्स कितने में चेप रहे थे? तो कोई बंदा क्यों लेगा? तो कंपनी बच जाती थी ये कह के कि नहीं भाई मैं 100 रुपए से नीचे दूंगा, तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड एब। सरकार ने बेटा अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके कंपनी से बोला कि भाई सुन, क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट करते टाइम तो डिस्काउंट पे दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लॉक करे क्या बेटा? ये सब बातें ना डिटेल क्लास की होती है, स्टार्टिंग की नहीं होती है। चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं। अब आ जाओ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है बोलो? यस, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगला कॉन्सेप्ट बोलेंगे कौन सा है बेटा? बोलो स्वेट इक्विटी। अब याद करो बेटा, स्वेट इक्विटी में आपको 2 बातें मैंने बताई थी। एक बताई थी स्वेट इक्विटी शेयर्स का बेटा डेफिनेशन, अरे याद आया क्या? कौन से सेक्शन में स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 88 में स्वेट इक्विटी का है। क्या है बोलो बेटा? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज। और दूसरा बेटा कंडीशन, सेक्शन नंबर 54 का रूल नंबर 8 का। तो मैंने आपको स्वेट इक्विटी में बताया था कि कोई भी शेयर्स बेटा जो कंपनी अपने किसको देती है? डायरेक्टर को, या फिर किसको देती है? एम्प्लॉय को। क्यों मेरे भाई? क्यों मेरे भाई? क्योंकि वो बंदा कंपनी को प्रोवाइड किया था, क्या बोलो? नो हाउ या फिर बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये जो दिया जाता है शेयर्स अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को, वो दिया जाता है डिस्काउंट पे या कंसीडरेशन, क्या बोलो बेटा? अदर देन कैश। तो कोई भी कंपनी बेटा जब अपने एम्प्लॉय को, कोई भी कंपनी बेटा जो अपने एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को कंसीडरेशन अदर देन कैश या डिस्काउंट पे शेयर इशू करना चालू कर दे, हम उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का बेटा कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है? एओए में पावर होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और सुनो उस स्पेशल रेजोल्यूशन में तुम लिखो शेयर्स कितना था, मार्केट प्राइस क्या थी, कंसीडरेशन क्या था, और कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर थे जिनको तुमने ये स्वेट इक्विटी दिया है। साथ में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है, और वो स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा बोलो बेटा? 12 महीना। मतलब 12 महीने के अंदर आप जल्दी से स्वेट इक्विटी इशू करो, नहीं तो तुम्हें फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आगे बेटा, स्वेट इक्विटी जब भी दोगे तो एग्जिस्टिंग क्लास से दोगे। अब आज बेटा फ्रेश इशू, स्वेट इक्विटी जब भी दोगे तो बेटा फ्रेश इशू करके स्वेट इक्विटी नहीं दे सकते। आवाज है बेटा, फ्रेश इशू करके स्वेट इक्विटी मतलब एग्जिस्टिंग क्लास होनी चाहिए। आगे बेटा, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको बात माननी है किसकी? सेबी की। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप बात किसकी मानोगे बेटा? बोलो, अरे किसकी मानोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अरे श्योर। आगे बेटा, आपका स्वेट इक्विटी जो रहेगा वो मिनिमम लॉक इन पीरियड में रहेगा कितना? 3 साल। और सुनो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स 2 तरीके का है, एक है मैक्सिमम लिमिट 1 साल का, और एक है ओवरऑल लिमिट। एक कंपनी पूरे जीवन में उसके 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा का स्वेट इक्विटी इशू 25%, लेकिन 1 साल में मैक्सिमम तुम या तो अपने पेड अप इक्विटी का 15% और नहीं तो 5 करोड़ की वैल्यू, विच एवर इज क्या बोलो बेटा? हाइयर विच एवर इज हाइयर जो है उतना तक तुम इशू कर सकते हो। लेकिन स्टार्टअप कंपनी को बेटा पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए हमने इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया? 50। लेकिन 50 की लिमिट केवल और केवल किस में बोलो बेटा? अब एक बात और मैंने बताई होगी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स का आपको एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिसको कंपनी सेक्रेटरी रखता है, और ये रजिस्टर किस में होता है? SH3 में। बोलो हाँ या ना? यस और नो? इस तरीके से मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप लोग लॉ का मैराथन बेटा क्या करते हो ना। अच्छा, आपको मैं ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ या इरिटेट हो रहा है? अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो बेटा लॉ रिवीजन इज ओनली इरिटेटिंग। आपको अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को बेटा याद करना है, और कॉन्सेप्ट याद मैं यहाँ से नहीं करा पाऊंगा। मुझे जो याद कराना था वो बेटा मैं डिटेल लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, तो आपको वो खुद से ही याद करना पड़ेगा, चाहे कोई आफत आ जाए। बहुत बच्चे मैंने देखे एग्जाम के टाइम में एक दिन पहले बेटा वो मैराथन देखते हैं। याद रखिएगा, तुम अपने आप को कंफर्ट कर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मैराथन देखते हैं कान में लीड लगा के, तो वो बंदा सारा लेक्चर रिवाइज करा रहा होता है, तो हमें लगता है सब कुछ यस क्लियर है। अरे वो क्लियर है, रिटेन कहाँ है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटेंशन एंड द क्लियर होना।
तो आप अगर एग्जाम लिखने जाओगे तो आपको क्लियर से काम चलेगा, रिटेन से काम चलेगा? तो लॉ का क्लियर होना, लॉ का रिटेन होना नहीं होता। लॉ को रिटेन करना पड़ता है, और रिटेन के लिए तो तुम्हें खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा। आगे चलिए, सेक्शन नंबर 55। याद करो, सेक्शन 55 में दो बातें थी बेटा, एक थी प्रेफरेंस शेयर को इशू करना, और एक था प्रेफरेंस शेयर को क्या करना बेटा, बोलो, रिडीम करना। प्रेफरेंस शेयर इशू, प्रेफरेंस शेयर, यस, प्रेफरेंस शेयर इशू के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, कहां पावर होना चाहिए, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, तो जहां जहां स्पेशल आएगा क्या, एमजीटी 14 आरओसी के पास 30 दिन के अंदर आ जाएगा क्या। लेकिन याद रखना, कोई कंपनी बेटा प्रेफरेंस शेयर तभी इशू करेगी जब कंपनी के पास कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, किसमें सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे प्रेफरेंस में, चाहे मैच्योर डिपॉजिट में, चाहे डिवेंचर में। अरे यस और नो। और एक बात और याद रहे, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, मैक्सिमम टेन्योर आपको रखना होगा, कितना बोलो बेटा, 20 साल। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो आप कितना रख सकते हो, 30 साल। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि आपको 10% प्रेफरेंस शेयर हर साल रिडीम करना है फ्रॉम द 21st ईयर एंड ऑनवर्ड्स। 21वें साल से आपको 10% रिडीम करना है एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर अगर दे रहे हैं ऑप्शन तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें रेडी रहना है 10% रिडीम करने के लिए बेटा। ये तो प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की कहानी आ गई। अब सवाल है रिडम्पशन। अरे भाई रिडम्पशन भी होगा। रिडम्पशन में 2-3 बातें जरूरी है। सबसे पहले बेटा, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। अरे भाई प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे, पैसा देना पड़ेगा, अरे देना पड़ेगा ना रे, तो पैसे का सोर्स कहां से आएगा। तो पहला बेटा, या तो फ्री रिजर्व ले लो, और नहीं तो सुनो तुम फ्रेश इशू कर दो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो फ्रेश इशू करोगे, आउट ऑफ फ्रेश इशू प्रोसीड्स ऑफ मेड फॉर द पर्पस ऑफ क्या बोलो बेटा, सच रिडम्पशन। जो तुम प्रोसीड्स करोगे बेटा, क्या बोलो, सेम क्लास का हो सकता है क्या, नहीं बेटा, सेम क्लास का नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर सेम, इधर देखो बेटा, अगर सेम क्लास का हो गया तो याद रखिए तुम रिडीम क्यों कर रहे हो, तो इसीलिए सेम क्लास का नहीं होना चाहिए। आगे बेटा, आप रिडीम तभी करोगे जब शेयर्स क्या होगा, बोलो बेटा, फुली पेड अप। आवाज दो बेटा, क्या होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। तुम जितना भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हो बेटा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिडम्पशन कहां भेज देते हो, सेपरेट बैंक अकाउंट कॉल्ड एज अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और बेटा याद रखिएगा, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा कब जाएगा, तब सुनो बेटा, जब आप अपना रिडम्पशन करवा रहे हो आउट ऑफ क्या बोलो बेटा, इधर देखिए, जब आप रिडम्पशन कर रहे हो आउट ऑफ क्या बोलो बेटा, अगर आपने फ्रेश इशू करके और रिडीम किया तो फ्रेश इशू के केस में आपको सीआरआर नहीं भेजना है, सिर्फ आउट ऑफ फ्री रिजर्व वाला पैसा ही बेटा सीआरआर में जाएगा। आगे मैंने बोला था बेटा कि आपको नोटिस ऑफ रिडम्पशन भी देना होता है, और वो नोटिस ऑफ रिडम्पशन आरओसी को कितने दिन के अंदर देना है, 30 दिन। फॉर्म नंबर क्या है, SH2 नहीं है बेटा, SH7 है। क्या है बोलो बेटा, SH7। अच्छा, ये SH7 बेटा सेक्शन 64 के कारण है। सेक्शन नंबर बेटा 64 बताऊंगा मैं आपको, नोटिस टू रजिस्ट्रार। आगे बेटा बोला गया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नोट द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज टेस्ट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योर। रहने बेटा ये पता नहीं, तो ये टेस्ट बेटा रहने दे, ये एक बच्चे का नोट्स है बेटा, वो नोट से मैं आपको रिडम्पशन करता हूँ। ये कभी कभी क्या करता है कि बच्चा बेटा कुछ बातें समझ आए उसको नोट में लिख देता है खाली पीली। तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, उसके अलावा भी तो हो सकता है, ऊपर में आपने पढ़ा तो है सिक्योरिटी प्रीमियम से भी तो हो सकता है। आगे देखो बेटा, यहाँ पर देखो, ये कॉन्सेप्ट समझो, वेयर अ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रिडीम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बेटा। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, मैंने आपको बताया था डिटेल लेक्चर में कि जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जाते हो तो दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा फेस वैल्यू टू बी रिडीम, और एक होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फेस वैल्यू टू रिडीम का सोर्स तो आपको बता दिया मैंने, क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू, और नहीं तो फ्री रिजर्व। बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या तो फ्री रिजर्व, नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बहुत अच्छे, ठीक है। अगर मान लो बेटा कंपनी पोजीशन में नहीं है अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाने में, अगर कंपनी बेटा अपने इस पोजीशन पे नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर को क्या कर पाए, रिडीम कर पाए, तो इस सिचुएशन में याद रखना कंपनी को बोला गया है कि तुझे जितने का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, मान लो बेटा 100 रुपए का रिडीम करना है, तो उतने का तू एक नया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। इसमें प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड होगा, प्रीमियम, हाँ सब कुछ A to Z। मान लो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 100 रुपया देना है और तुम्हारे पास नहीं है 100 रुपये देने के लिए, तो कहा गया 100 रुपया डिवाइड बाई, तू बता तेरा नया मार्केट प्राइस क्या है, तो जी मेरा नया मार्केट प्राइस है 11 रुपये, तो कोई बात नहीं, 11 रुपये 100 रुपया, एक काम कर इतना नंबर ऑफ
रिमूव इतना नंबर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। और ये जो तूने नया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ना, हम मान लेंगे कि इससे पुराना वाला क्या हो गया है, बोलो बेटा रिडीम। आप याद करो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोली होगी आपको कि बेटा गंदगी से गंदगी को धो, लेकिन गंदगी धो जरूर, ये वर्ड मैंने बोला होगा, है ना। यहाँ पर लेकिन एक बात याद रखना, ये काम तुम तभी कर पाओगे जब 3 कंडीशन ले लो। पहला 3/4 अप्रूवल लेना है बेटा, उसके बाद ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना है, और उसके बाद ट्रिब्यूनल बेटा जब भी आपको अप्रूवल देगा तो इस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल वाइल गिविंग अप्रूवल ऑल्सो ऑर्डर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब बेटा ट्रिब्यूनल बोलेगा कि भाई सुनिए नया वाला प्रेफरेंस शेयर ले, लेकिन पुराना वाला क्या कर ले बेटा, बोलो रिडीम कर ले। बोलो बेटा पुराना वाला क्या कर ले, रिडीम कर ले। आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन नंबर क्या बोलिए 56। सेक्शन नंबर 56 में बेटा अगर आपको ध्यान हो तो टोटल 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने थे। कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने थे बेटा, बोलो कौन से टोटल 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे। तो पहला पढ़ना था बेटा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड क्या बोलो बेटा, दूसरा क्या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, और चौथा बेटा क्या बोलो फोर्स्ड ट्रांसफर। अरे श्योर। अब सुनो बेटा, मैंने आपको बताया था ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है बेटा। एक्ट ऑफ पार्टी कौन सा होता है, ट्रांसफर। ऑपरेशन ऑफ लॉ कौन सा होता है, कहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत होती है, ट्रांसफर। कहाँ नहीं होती, कहाँ कंसिडरेशन की जरूरत होती है, ट्रांसफर। कहाँ नहीं होती, ट्रांसमिशन। क्या ये बात क्लियर है क्या बेटा। ट्रांसफर पार्टी जानबूझ के शेयर्स देती है, ट्रांसमिशन मतलब बेटा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो शेयर्स उसके पास आ जाता है। अब बेटा आप याद करो, ये मैंने ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बीच में जब डिफरेंस बताया होगा, बात मत कर बेटा, जब मैंने ट्रांसफर ट्रांसमिशन के बीच में डिफरेंस बताया होगा तो आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया होगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर। अब बच्चों ने बेटा बहुत बच्चे डायग्राम लिखते हैं, बहुत बच्चे थियरी लिख लेते हैं। इधर देखो डायग्राम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। सबसे पहली बात, कोई कंपनी बेटा अगर शेयर्स को ट्रांसफर कर रही है तो ट्रांसफरर या ट्रांसफरी सबसे पहले बेटा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और वो शेयर ट्रांसफर डीड जो होगा फॉर्म नंबर SH4 में। सारे बच्चे बोलो बेटा, फॉर्म नंबर SH4 में जो शेयर ट्रांसफर डीड होता है बेटा, वो शेयर ट्रांसफर डीड भेज दिया जाता है कंपनी के पास कितने दिन के अंदर, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर। बेटा ये सब बात याद है क्या, याद रखिएगा। पहले ट्रांसफर और ट्रांसफरी बेटा एक फॉर्म एग्जीक्यूट करेंगे कॉल्ड एज अ शेयर ट्रांसफर डीड, और उस शेयर ट्रांसफर डीड को बेटा भेज देंगे किसके पास, कंपनी के पास। अरे कितने दिन के अंदर भेजेंगे, मैक्सिमम 60 डेज। क्या बात क्लियर है सर। कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले बोला गया है कि कंपनी शेल नॉट रजिस्टर। कंपनी को बोला गया कि सुन कंपनी, तू किसी भी ट्रांसफर या अदर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर को तो रजिस्टर्ड मत कर तब तक जब तक फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। और वो कंडीशन कितने बेटा, बोलो 4। सबसे पहला कंडीशन, एक फॉर्म नंबर होना चाहिए शेयर ट्रांसफर डीड। कौन से फॉर्म में, SH4 में। दूसरा बेटा, ये शेयर ट्रांसफर डीड की कोई जरूरत नहीं है अगर बेटा ट्रांसफरर या ट्रांसफरी अपना नाम एज अ होल्डर ऑफ क्या बोलो, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी दे रखा है। मतलब बेटा डीमेट शेयर्स के लिए आपको SH4 की जरूरत। आगे बेटा तीसरा कंडीशन क्या है जी, तो आपका जो डीड होना चाहिए वही SH4, वो ड्यूली क्या होना चाहिए, स्टैम्प। फिर उस पर क्या होना चाहिए, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ क्या बोलो बेटा, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफर, और उसमें सारे बंदों का ऑक्यूपेशन वगैरह लिखा होना चाहिए। और ये डीड आपको दे देना है किसको बेटा, बोलो कंपनी। कब दे देना है कंपनी को बेटा, बोलो विद इन 60 डेज। अब आ जाओ बेटा, कितने दिन के अंदर, विद इन। बेटा मेरे तरफ देखो, देखो बालक, मैराथन का मतलब तब पता चलेगा जब आप चीजों को रिटेन करते चलो। सेक्शन नंबर 56 बेटा 4 चीजें पढ़नी है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, फोर्स्ड ट्रांसफर। ट्रांसफर बेटा सबसे पहली बात, जब तक कंपनी 4 कंडीशन, माफ करिए, जब तक ट्रांसफर और ट्रांसफरी 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक कंपनी बेटा शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर्ड नहीं करेगी। कौन से 4 केस है बेटा, पहला बोलेंगे SH4 वाला। दूसरी बात, डिमेट में है तो कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात बेटा सारा डिटेल डालो। चौथी बात, 60 दिन के अंदर कंपनी को बेटा भेज दो। लॉक करे क्या, आ जाइए आगे चलो बेटा। इसके बाद बोला गया है कि वेयर द इंस्ट्रूमेंट, आगे वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन क्या बोलो बेटा, लॉस्ट, या फिर क्या बोलो बेटा, इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन। अगर मान लो बेटा इंस्ट्रूमेंट आपने कंपनी को डिलीवरी नहीं किया विद इन द टाइम, तो कंपनी में रजिस्टर, अभी भी बोला गया, देन द कंपनी में रजिस्टर ट्रांसफर ऑन सच टर्म एज टू इंडेमनिटी और बोर्ड थिंक फिट। एज टू इंडेमनिटी मैंने आपको ठीक करा दिया होगा बेटा, और बोर्ड में थिंक क्या बोलो बेटा, फिट। आपने कॉपी में सही लिखा होगा। इधर देखिए बेटा क्या बोला गया। अगला पॉइंट बोला गया कि देखो भैया कभी कभी क्या होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो होता है SH4 बेटा, वो कंपनी को विद इन टाइम बेटा डिलीवर नहीं हो पाता। तो कहा गया अगर विद इन टाइम वो डिलीवर ना हो पाए कोई बात नहीं, रजिस्ट्रार कंपनी बेटा तब भी
आपके शेयर्स का ट्रांसफर रजिस्टर्ड कर सकती है ऑन अ सच कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब। और वो कंडीशन में लिख सकती है बेटा, क्या लिख देगी उस कंडीशन में? उस कंडीशन में क्या लिख देगी कि आप हमें एक इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करके दो, ताकि बेटा बाद में अगर आपने धोखाधड़ी किया हो तो मैं उसको बेच के रिकवरी कर सकूं। लॉक करें क्या? आगे बेटा उसके बाद ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होगी। याद करो बेटा, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो आवाज दो बेटा, अगर दूसरा बेटा किसका केस है तो, और तीसरा बेटा अगर 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 सिक्योरिटी क्या हो रहा है, इन तीन केस में बेटा आपको शेयर ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं। आगे बेटा आप याद करो, अगर मान लो शेयर्स आपका क्या है, बोलो बेटा पार्सली पेड अप। अरे याद आया क्या? अगर शेयर्स आपको पार्सली पेड अप है बेटा, तो उसका मैंने एक लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक दिया था कि पार्सली पेड अप शेयर सामने वाले बंदे के डायरेक्ट नाम पे नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? एक नोटिस भेजा जाता है। बेटा याद आ रहा है क्या? पार्सली पेड अप शेयर सामने वाले बंदे के नाम पर डायरेक्ट नहीं भेजा जाता। क्या किया जाता है? एक नोटिस भेजा जाता है। मतलब क्या बेटा, मान लो मैं कंपनी हूं, आपने मेरे पास पार्सली पेड अप शेयर ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन फॉर्म दिया, तो मैं सबसे पहले SH5 में सामने वाले बंदे से पूछूंगा ट्रांसफरी से कि भाई सुन, एक पार्सली पेड अप शेयर तेरे नाम पे आ रहा है, लेना चाहता है ना? आप बोलोगे क्यों सर? अरे सिंपल लॉजिक है, पार्सली पेड अप शेयर जिसको दोगे बेटा वो बंदे की लाइबिलिटी होगी। तो पार्सली पेड अप शेयर्स का SH5 में पूछो, और वो बंदा आपको रिप्लाई करेगा कितने सप्ताह के अंदर, और जैसा रिप्लाई करेगा उसी हिसाब से काम होगी। डिलीवरी की बात मैं बता चुका हूँ, 56 सबसेक्शन 4 2 महीना, 1 महीना और 6 महीना बता चुका हूँ। क्या ट्रांसमिशन की बात? हाँ बेटा, कंपनी के थ्रू पार्टी पेड अप। हाँ पार्सली पेड अप कंपनी, कोई भी कंपनी के थ्रू होता है बेटा, चाहे पार्सली हो चाहे फुली पेड अप हो। तो ऑब्वियसली भाई यही तो बोला था, कंपनी शैल नॉट रजिस्टर्ड अनलेस 4 कंडीशन सेटिस्फाइड। हो गया बेटा ये। अब सुनो, ट्रांसमिशन में आपको बता देता हूँ, रीड कर लेना। इधर देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी में ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। दूसरा डीड की जरूरत होती है, अरे बोलो। तीसरा कंसिडरेशन की जरूरत होती है। अब सुनो बेटा, ट्रांसमिशन 2 तरीके का होता है। जिसका बाप मरा, बेटा या तो अपना नाम रजिस्टर्ड मेंबर में डलवा सकता है और अपने नाम पे सिक्योरिटी को ट्रांसमिट करवा लेगा, या बिना अपना नाम रजिस्टर्ड मेंबर में डलवाए वो ट्रांसमिशन कर लेगा। शेयर्स मुझे दो, मुझे बेचना है, ये भी ट्रांसमिशन है। शेयर्स मुझे दो, मेरा नाम रजिस्टर्ड मेंबर में डालो, ये भी ट्रांसमिशन है। तो अगर मैं रिलेशन कंटिन्यू करना चाहता हूं तो नाम डलवाऊंगा, नहीं करवाना चाहता तो नहीं। बेटा खत्म होता है 56 का कॉन्सेप्ट, एक बार रीड कर लो। बेटा एक बार इसको रीड कर लो। हाँ बेटा, फोन चल रहा है। चलो आगे चलें, आगे चलो बेटा। अब इसके बाद फोर्स ट्रांसफर है बेटा, आ जाइए इधर देखिए। फोर्स ट्रांसफर का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसफर जहां पे ट्रांसफरर का सिग्नेचर, बेटा बोलते रहो रे। फोर्स ट्रांसफर एक ऐसा ट्रांसफर होता है जहां पे ट्रांसफरर का सिग्नेचर फोर्ज्ड है बेटा। दूसरी बात, फोर्स ट्रांसफर कभी भी वैलिड ओनरशिप। तीसरी बात, ये वॉइड एब इनिशियो होता है। चौथी बात, मैंने फोर्स ट्रांसफर किया, सामने वाले ने किसी और को बेच दिया, उससे कोई फर्क बेटा, रिकवरी तब भी हो सकती है। लॉक करें क्या? पक्का बेटा 100%। यही बात है फोर्स ट्रांसफर में। 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। इफेक्ट ऑफ, सबसे पहली बात, फोर्स ट्रांसफर है क्या? वेरी सिंपल, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफर क्या हो, बोलो बेटा, उसी को हम कहेंगे क्या, बोलो बेटा। अच्छा, इफेक्ट क्या है फोर्स ट्रांसफर का? पहली बात, इफेक्ट होगा वॉइड एब इनिशियो, ओरिजिनल ओनर ही कंटिन्यू रहेगा मेंबर। और याद रखना बेटा, अगर कंपनी ने जबरदस्ती ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर्ड कर दिया तो इस सिचुएशन में ओरिजिनल ओनर बेटा कंपेल कर सकता है कंपनी को कि तुम मेरा नाम क्या कर बेटा, बोलो रजिस्टर। मतलब किसी और को भी बेच दो तो फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बेटा उस सिचुएशन में सामने वाले बंदे का सर्टिफिकेट कैंसिल करेगी, उसका नाम रिमूव करेगी और उसके बाद आपका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में डाल दिया जाएगा। बोलो हाँ है ना? आ जाइए बेटा। सेक्शन नंबर आपको 57 याद आ रहा है? अरे सेक्शन नंबर 57 याद आ रहा है? पर्सोनेशन, जब कोई बंदा जानबूझ के बेटा अपने आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, अपने आप को किसी और के तौर पे दिखा रहा है,
तो इस सिचुएशन में पेनल्टी होगी, और पेनल्टी कितना होगी बेटा बोलो? 3 साल का जेल या 1 लाख से लेकर 5 लाख का फाइन। लॉक करें। आ जाओ बेटा 58 पर। किस पे आ जाते हैं बेटा बोलो? 58। अब सुनो बेटा 58 की कहानी क्या है। सेक्शन नंबर 58 की जो कहानी है ना बालक, वो सेक्शन नंबर 58 की कहानी कुछ अजीबोगरीब है। और इधर देखो 58 की कहानी क्या है। क्या कहानी है? सिंपल सी कहानी है। जब आप शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफर डीड आप दे रहे थे किसको बेटा बोलो? कंपनी को। कितने दिन के अंदर? 60 दिन। कंपनी या तो बेटा एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो अगर बेटा कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, नालायक को, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो भैया सर्टिफिकेट दो ना मुझे, वही 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर। हाँ है ना? अब सवाल है कंपनी रिजेक्ट कर रही है, तो भैया रिजेक्ट तुम क्यों कर रहे हो? अगर तुम नॉर्मल कारण से कर रहे हो, जेन्युइन कारण से कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं गलती को ठीक करके फिर अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर तुम अनजेन्युइन कारण के कारण रिफ्यूज करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ चला जाऊंगा ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 58 बेटा ट्रिब्यूनल पे जाने का टाइम लिमिट बताता है। क्या बताता है? अच्छा याद करो टाइम लिमिट क्या था? 30 दिन, 60 दिन, 60 दिन, 90 दिन। बता बेटा 30 दिन, 60 दिन, 60 दिन, 90 दिन। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंपनी बेटा याद रखना रिफ्यूज करेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, तो 30 दिन का रिफ्यूजल नोटिस दिया जाता है। 30 दिन के अंदर वो रिफ्यूजल नोटिस देना जरूरी, लेकिन कंपनी शुड गिव रिफ्यूजल नोटिस। अब बेटा आप रिफ्यूजल नोटिस आने के बाद अपील में जाओगे ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल के पास हम कितने दिन के अंदर अपील में जाएंगे, बस यही खेल है। डिपेंड करेगा अगर प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, चेक करो क्या नोटिस आया, नहीं आया। नोटिस आया तो 30 दिन फ्रॉम द नोटिस, अगर नोटिस नहीं आया तो 60 दिन फ्रॉम द एप्लीकेशन बेटा। और वही पब्लिक कंपनी में 60 दिन और 90 दिन हो जाएगा। बेटा ये सारी बातें मैंने बताई थी। तू रेगुलर क्लास शेयर कैपिटल का नहीं लिया है क्या? ये सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई। अब आप याद करो जिस दिन मैंने सेक्शन 58 कराया होगा, शायद मुझे लगता है कि 2 सेक्शन में पूरा क्लास निकल गया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि 58 59 कराया होगा, नहीं तो पूरा सेक्शन 1 घंटे का सेक्शन है ये। इधर देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब कंपनी बेटा रिफ्यूज कर देती है आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने से, तो आप चले जाते हो ट्रिब्यूनल में। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि कंपनी जब रिफ्यूज करेगी ना, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर एक रिफ्यूजल नोटिस देती है। अब आप जब ट्रिब्यूनल पे जाओगे तो कितने दिन के अंदर जाओगे? ये डिपेंड 60 दिन नहीं, ये डिपेंड करेगा तुम कंपनी कौन से हो और तुम्हारे पास रिफ्यूजल नोटिस आया है नहीं आया। कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो? मैं प्राइवेट हूँ, चेक करो रिफ्यूजल नोटिस आया नहीं आया। अगर आया 30 दिन फ्रॉम द रिफ्यूजल, और अगर नहीं आया तो जिस दिन तुमने एप्लीकेशन किया 60 दिन। पब्लिक कंपनी है तो इस 30 को 60 कर दो, 60 को 90 कर दो। मतलब अगर रिफ्यूजल नोटिस आया 60 दिन, नहीं आया तो 90। लॉक करें? बोलो हाँ है ना? बेटा मुझे पूरी कंपनीज एक्ट इसी तरीके से, मैं आपको कहता हूँ ना कभी कभी कि बेटा कंपनीज एक्ट को ऐसे ही याद करो, ऐसे ही याद किया जाता है। कंपनी लॉ के हर छोटे मोटे पॉइंट्स को बेटा याद नहीं किया जाता, कंपनी के ओवरऑल जो प्रोविजंस है उसको याद कर लिया जाता है। और जब आपको ओवरऑल प्रोविजंस याद है ना, बस आपको बेटा क्या करना है, छोटी मोटी बारीकी चीज़ों को बस देखनी है, नहीं तो पूरा कंपनी लॉ आपको याद है। क्या बात करें? देखिए ये तो फिर भी आप लोग के सिलेबस का है। कंपनीज एक्ट 2013 का मैं अब भूलने लग गया हूँ उधर के सेक्शन। जैसे बेटा सीए फाइनल से लॉ हट गया, मैं सीएस प्रोफेशनल कभी नहीं पढ़ा था, सीए फाइनल पढ़ाया करता था। सीए फाइनल से लॉ इन लोगों ने हटा दिया 1.5 साल पहले। तो बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद के सेक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज भी याद है, इंपॉर्टेंट है। मर्जर एमलगमेशन 230 240 याद है क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन एक बार 240 के बाद जब बढ़ोगे या बीच में इधर आ जाओगे बेटा, 205 के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म हो जाता है, 206 से लेकर 229। अब मैं थोड़ा बहुत बेटा धुंधला होने लग गया है, मतलब कॉन्सेप्ट तो पता ही, लेकिन उसके कंटेंट को याद नहीं आ रहा। कंटेंट मुझे नहीं पता बेटा कि अंदर क्या लिखा है। नहीं तो पूरी कंपनी से 2013 470 सेक्शन मुंह जबानी मुझे याद है, और अभी आ रहा है बेटा। आपको पता है अंदर की बात बताऊं? नहीं पता? तुम आओगे सीए फाइनल में, तुम्हें लॉ पढ़ना है तो बेटा याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंदर की बात है। ये ड्राफ्टिंग चालू कर चुकी है। सीए फाइनल 2027 में लॉ इंट्रोड्यूस होने वाला है, होना ही है, मैंने पहले ही बताया था। तुम इंटर के बच्चों को या तो कंप्लीट कंपनी लॉ पढ़ाओ और नहीं तो सीए फाइनल में लॉ डालो। पहले सिंपल सी कहानी थी कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 सीए इंटर, 149 से लेकर रिमेनिंग सीए फाइनल। इन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 148 सीए इंटर, बचा हुआ पढ़ना ही नहीं है। अब वो सीए बेटा मार्केट में जाता था और उसकी होती थी बेइज्जती, क्योंकि उसको ये नहीं पता बोर्ड मीटिंग कैसे होती है, उसको ये नहीं पता मर्जर एमलगमेशन कैसे होता है। अब तुम मर्जर की जितनी एंट्री कर दो, तुम्हें लीगल प्रोविजन नहीं पता, तो बेटा इंस्टीट्यूट की इससे बेइज्जती हुई। इन लोगों को लगा था कि मैं लॉ का पेपर हटा के एसीसीए को टारगेट कर लूँगा। ग्लोबल लेवल पे सीए को बेटा पंच मारने वाला कौन सा कोर्स है? यस, बहुत हार्ड कंपटीशन।
बेटा याद रखिएगा। लेकिन ये लोगों ने ACCA को पंच तो ये लोग मान नहीं पाए ग्लोबल लेवल, आज भी ग्लोबल लेवल पे ACCA मोर पावरफुल देन CA, आज भी इन अ ग्लोबल लेवल। इंडिया की बात नहीं कर रहा बेटा। तो ये लोग तो बेइज्जती कर रही है, मतलब हो नहीं पाया। तो अब इन्होंने वापस बेटा लॉ के सिलेबस लाया और ऐसे में नज़र गमा के बैठा हुआ हूँ, समझ रहे हो क्या। जिस दिन बेटा CA फाइनल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, कोई एक बैच बंद कर दूंगा और बस किताब छापना चालू, और कमाई का नया रास्ता खुल गया। आप समझ रहे हो क्या। डॉक्टर बेटा जैसे डेड बॉडी से पैसा उठा लेता है, लॉयर जेल में गए हुए इंसान से बेटा जेब मार के पैसा निकाल लेगा, वैसे ही टीचर बेटा आपदा में क्या करना है बोलो, अवसर ढूंढना है। तो आप लोग CA फाइनल में आओगे 100% आपको बेटा लॉ पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक है ही नहीं, 100% मिलेगा। आगे चलिए। तो सेक्शन नंबर 58 में बेटा यही बात है कि जी कंपनी कुछ जेन्युइन कारण से, आपके कंपनी कुछ बोलो बेटा जेन्युइन कारण से रिफ्यूज कर सकती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। पहला बेटा स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट ना हो पाना, फोर्स सिग्नेचर होना, SH4 ड्यूली एग्जीक्यूट ना होना, ये सब कुछ कारण है। कंपनी बेटा जब जब आपको मना करेगी तो 30 दिन के अंदर क्या देगी बोलो बेटा, रिफ्यूजल नोटिस। अरे मुंह यूज कर, 30 दिन के अंदर क्या देगी। उसके बाद बेटा ये देखो एग्रीड पार्टी लिखा है, लेकिन मैं 100% श्योर हूं तुम लोगों ने एग्रीड लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा बोलो, एग्रीड पार्टी जा सकती है कहां पर बोलो बेटा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। टाइम लिमिट क्या है, डिपेंड करेगा प्राइवेट कंपनी है या, मुंह यूज कर बेटा, प्राइवेट है या, यस अगर प्राइवेट है तो 30 दिन 60 दिन, डिपेंड करेगा रिफ्यूजल नोटिस आया है या नहीं, और अगर पब्लिक कंपनी है बेटा तो 60 दिन और 90 दिन। अरे ईश्वर, ट्रिब्यूनल बेटा ट्रिब्यूनल पार्टी को बुलाएगी और पार्टी को बुला के सारी की सारी बातें सुनेगी। अब या तो अपील कैंसिल कर देगी, डिसमिस कर देगी, और नहीं तो कंपनी को बोलेगी कि तू अपना रजिस्टर को क्या कर बोलो बेटा, ट्रांसफर। यस, और ये काम आपको करना होगा कितने दिन के अंदर, 10 दिन। अगर आप ट्रिब्यूनल की बात नहीं माने तो आपको बेटा इम्प्रिजनमेंट होगा 1 साल से लेकर 3 साल, और बेटा फाइन लग सकता है 1 लाख से लेकर 5 लाख। लॉक करें। याद करने वाली बात, 30 दिन 60 दिन 60 दिन 90 दिन और 10 दिन, 10 दिन के अंदर उसके ऑर्डर को कंप्लाई करना होगा जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा। आज ये सेक्शन नंबर 59, इसको समझाने का कोई बच्चा तरीका बता सकता है क्या कि मैंने कैसे समझाया था। सेक्शन नंबर 59 को कैसे समझाया था बेटा, मैंने बोला था ये देखो बेटा, सेक्शन नंबर 59 को मैंने, अरे रुक जा इधर देखो बेटा, सेक्शन 59 को मैंने कैसे समझाया था। मैंने बोला था कि किसी मेंबर का नाम रजिस्टर्ड मेंबर में नहीं होना चाहिए लेकिन तुमने डाल दिया, या किसी बंदे का नाम होना चाहिए लेकिन तुमने नहीं डाला, या फिर लाने में हटाने में अननेसेसरी डिले कर रहे हो, तो बेटा इसके लिए सेक्शन नंबर क्या है बोलो बेटा, 59। इधर देखिए सेक्शन नंबर 59 बात करता है रेक्टिफिकेशन। अरे किसका रेक्टिफिकेशन, रजिस्टर में। भैया तुम किसी चीज को रेक्टिफाई कब करोगे, जब गलती हुई है। तो गलती क्या हुई है, मेंबर का नाम गलती से आ गया है, मेंबर का नाम गलती से हट गया है, या हटाने और लगाने में तुम डिले कर रहे हो। बंदा बेटा या कंपनी, डबल बंदा या कंपनी जा सकते हैं ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल बेटा सेम वो 10 दिन के अंदर फैसला देगा, हाँ है ना, और फैसला देगा तो आपको नाम एंटर करना पड़ेगा। तो साफ साफ बोला गया ग्राउंड्स फॉर अपील। ग्राउंड्स फॉर क्या बोलो बेटा, पहला नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ, दूसरा नेम ऑफ एनी पर्सन इज ओमिटेड फ्रॉम रजिस्टर ऑफ, एंटर्ड मतलब आ गया, ओमिटेड मतलब हट गया, या डिफॉल्ट या अननेसेसरी डिले इज बीइंग मेड इन, क्या बोलो बेटा, एंटरिंग इन द रजिस्टर मेंबर। तो अपील किया जा सकता है किसी पर्सन के द्वारा, मेंबर के द्वारा, या फिर क्या बोलो बेटा, कंपनी के द्वारा। सर अपील किसको किया जाएगा, किसको किया जाएगा बेटा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, ट्रिब्यूनल को किया जाएगा। और अगर मान लो फॉरेन मेंबर हैं तो वो कोर्ट एज में स्पेसिफाइड, एक वर्ड बोला जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट, क्या बोला गया बेटा, ट्रिब्यूनल वही 2 काम करेगा, या तो डिसमिस कर देगा अपील, नहीं तो ऑर्डर देगा कि रेक्टिफिकेशन करो। और वो ऑर्डर बेटा, आवाज दो बेटा, वो ऑर्डर क्या है बोलो, 10 दिन के अंदर आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सर इसका पेनल्टी है, नहीं बेटा, 2020 में इस पेनल्टी को क्या कर दिया गया, डन करे क्या, बोलो आ जाओ बेटा। सेक्शन नंबर क्या बोलिए आपका, 60। और एक बात इसमें बस कही गई है, सुन लो बेटा, तुम रीड कर लो, ये रीडिंग पार्ट है। कंपनी को अपने किसी भी लेटर हेड में, बिजनेस पेपर में, मेमो में, एक्सेट्रा में, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट में ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत, लेकिन अगर कोई कंपनी बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखेगी तो सेम कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर में, मतलब फॉन्टिंग साइज सेम होनी चाहिए, कलरिंग सेम होनी चाहिए, बोल्ड भी होना चाहिए, जैसे उसको बोल्ड तुमने किया था, आपको पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल भी लिखना पड़ेगा। मैंने इसका लॉजिक बताया था। लोग क्या करते हैं बेटा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखकर कंपनी को चमका देते हैं,
जैसे मान लो बेटा, यस मान लो मैंने एम इंस्टीट्यूट का बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखा दिया 10 करोड़, और मैं लिख दूंगा बेटा आपके एडमिशन स्लिप पे एम इंस्टीट्यूट 10 करोड़ का कैपिटल, तुम्हारी फट जाएगी कि जी कंपनी 10 करोड़ की है, वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। अरे भैया कंपनी 10 करोड़ की नहीं है, ऑथराइज शेयर कैपिटल तो पैसे के दम पे कोई बना सकता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल बनाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी ही तो देना है, बोलो है ना कल। लेकिन कंपनी की रियल औकात कैसे पता चलती है? पेड अप और सब्सक्राइब्ड पे। पेड अप पर क्या बोलो बेटा? यस। तो यही बात सेक्शन 60 में है, लिख लो बेटा, देख लो बेटा एक बार। नीचे वाला पोर्शन दिखाओ बेटा। चलें आगे चलें, आ जा बेटा। सेक्शन 61 अभी कल ही आई थिंक सो पिछली क्लास में कराया था, यहाँ रेगुलर बैच में पिछली क्लास में कराया था बेटा। और 61 आपको मैंने कराया होगा इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। इधर देखो बेटा, एक होता है कंपनी का ऑल्टरेशन, एक होता है कंपनी का रिडक्शन। कैपिटल का ऑल्टरेशन का मतलब होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना, या फिर बेटा शेयर्स को स्टॉक में लेकर जाना है, स्टॉक को शेयर्स में लेकर आना, या फिर सर शेयर्स को कंसोलिडेट करके लार्जर वैल्यू में बनाना, या फिर शेयर्स को डिवाइड करके स्मॉलर वैल्यू में बनाना, या फिर अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को कैंसिल कर देना, कॉल्ड एज अ डिमिनिशन। 4 तरीके से ऑल्टरेशन होता है। मुंह खोलो, कितने तरीके से? 4 तरीके से। पहला बेटा ऑथराइज को बढ़ाना, कंसोलिडेट करना, सब डिवाइड करना, शेयर्स को स्टॉक, स्टॉक को शेयर्स, और डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो कंसोलिडेट और सब डिवाइड को अगर अलग अलग काउंट करो तो 5, और एक में काउंट करो तो 4। सर क्या करना है? कुछ नहीं करना। इधर देख बेटा, 2 काम करना है। इधर देख बेटा, 2 काम करना है। OR पास करना है, आवाज दो बेटा, क्या पास करना है? और SH7 वाला नोटिस देना है 30 दिन के अंदर, खत्म। यही प्रोविजन बेटा यहाँ पे लिखी गई है। लॉक करें, आ जाइए। अब आते बेटा सेक्शन नंबर क्या बोलिए? 62। और सेक्शन नंबर 62 किसकी बात करता है? जल्दी से बोलेंगे बेटा। सेक्शन 62 में मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है बेटा, बोलो। सेक्शन 62 में मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं? 3 है। पहला बेटा राइट इशू, ईशॉप, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। 62(1)A, 62(1)B, 62(1)C। अच्छा इधर देखें बेटा, बोला गया कि देखिए कंपनी बेटा अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है या तो इन 3 तरीकों से, 62(1)A, 1B, 1C, और नहीं तो बेटा तुम क्या कर सकते हो, डिवेंचर वाले को कन्वर्ट कर दो किस में? सब्सक्राइब कैपिटल में। और नहीं तो गवर्नमेंट भी चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने डेट या लोन को किस में कन्वर्ट कर सकती है? शेयर्स में। हाँ या ना? अब बेटा आपको अगर याद हो तो मैंने तीनों में फर्क आपको बताया होगा। राइट इशू करने के लिए आपको कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए बेटा? ईशॉप के लिए प्राइवेट है तो OR, पब्लिक है तो SR, और बेटा प्रेफरेंशियल के लिए हमेशा आगे बेटा राइट इशू किसको दिया जाएगा? केवल इक्विटी बेटा, ईशॉप एम्प्लॉय और प्रेफरेंस एनीवन। सर क्या दिया जाएगा? यहाँ पर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों दिया जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ इक्विटी और यहाँ पर इक्विटी या कन्वर्ट। याद रखना बेटा प्योर डेट अलाउड नहीं है। आवाज बेटा, प्योर डेट अलाउड। अब आ जाइए बेटा आप अपना राइट इशू को लेकर। राइट इशू को लेकर 3 बातें याद रखनी है कि ये सबसे पहली बात है, एक प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर होता है। मुंह खोलो बेटा, ये क्या होता है? प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ, बाहर वाले को शेयर देने से पहले तुम मुझे दो, मैं ना लूं तो बाहर वाले को दे देना, बोलो है ना। फिर उसके बाद AOM ऑथोराइज होना चाहिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्या BR पास होना चाहिए? बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर क्या लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है? आंसर इज यस। और याद रखना आपको नोटिस भी दिया जाएगा कम से कम कितना दिन पहले, बोलो? 3 दिन पहले। और ये नोटिस कैसे जाएगा बेटा? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुरियर या एनी अदर। मैं एक पॉइंट इसमें और भी आपको लिखवाया होगा कि वो लेटर ऑफ ऑफर वैलिड कब रहेगा, कितना दिन के लिए वैलिड रहेगा? मिनिमम 7, मैक्सिमम, हालांकि बेटा 90 दिन
30 दिन। याद रखिएगा बेटा, हालांकि बेयर एक्ट में लिखा है मिनिमम 15, बेयर एक्ट में लिखा है मिनिमम 15 मैक्सिमम 30, लेकिन बेटा याद रखना बेयर एक्ट में लिखा गया मिनिमम 15 और फर्दर लेसर पीरियड स्पेसिफाइड, तो लेसर पीरियड में बोल दिया गया कितना बोलो बेटा 7, इसलिए थंब रूल यही है 7 और 30। बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। इसके बाद चलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किसको दिया जाता है? वेरी सिंपल, मैं ये सब लॉजिक्स आपको प्रूव करके बताया हूँ। एम्प्लॉय दिया जाता है बेटा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉय को तो ये दिया जाएगा या तो डायरेक्टर को, नहीं तो ऑफिसर को, नहीं तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, चाहे वो होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय हो चाहे सब्सिडरी कंपनी के हो। अच्छा, उनको क्यों दिया जाता है? उनको एक तरीके का बेनिफिट दिया जाता है कि आप परचेज कर लो या फिर सब्सक्राइब कर लो, क्या? शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, लेकिन हम प्राइस आज ही डिसाइड कर देंगे। तो बेटा याद रखना, प्राइस डिसाइड होगा आज, लेकिन राइट दिया जाएगा आपको शेयर्स खरीदने का फ्यूचर में। अच्छा याद करो बेटा, इसमें 3 डेट होते हैं, ग्रांटिंग डेट, वेस्टिंग डेट और एक्सरसाइजिंग डेट। और याद करो तीनों में मिनिमम कितने दिन का गैप होना चाहिए? 1 ईयर का। क्या होता है बेटा 1 ईयर का? बताओ। हाँ, गैप क्या होता है? जियो गैप दिया जाता है। मिनिमम 1 ईयर का गैप याद आ रहा है क्या? कि आज मैंने आपको ऑप्शन दिया तो कम से कम आप 1 साल के बाद ही उसको क्या करेंगे बोलो बेटा? एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बढ़िया। सर क्या एओए में पावर होना चाहिए बेटा? यस होना चाहिए। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है? यस, लेकिन केवल और केवल, क्योंकि बेटा प्राइवेट कंपनी अगर है तो किससे काम चला जाएगा? अच्छा याद रखना बेटा, यहाँ पर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर गैप होना चाहिए। किसके बीच में? अभी बताया था, ग्रांटिंग या वेस्टिंग। आगे बेटा, कंपनी स्पेसिफाई कर सकती है लॉक इन पीरियड, लेकिन जरूरी, लेकिन स्टेट इक्विटी शेयर्स में बेटा मैंडेटरी बेसिस पे लॉक इन पीरियड था। कितने साल का? बहुत बढ़िया। आगे बेटा, हाँ 3 साल का था। आगे, द ऑप्शन ग्रांटेड आर क्या बोला बेटा? नॉन। पता चले मैंने आपको ऑप्शन दिया, आपने किसी और को दे दिया। अच्छा, ये ऑप्शन बेटा ट्रांसफरेबल भी नहीं होता, ना ही बेटा इसको सिक्योर्ड या प्लेज किया जा सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैंने बेटा आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया, अब आप देख रहे हो कि कम से कम 1 साल बाद ही मैं इसको बेच सकता हूँ। ना लाइक तू बैंक के पास आके गिरवी रख के पैसा ले लिया, तो भैया तूने उसे इनकैश तो करा ही लिया, तो इनकैश भी हम नहीं करने देंगे। तो ना तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना तो तुम गिरवी या हाइपोथिकेटेड कर सकते हो। चलें आगे। आगे बेटा, अगर मान लो कोई इंप्लॉय सफर करता है परमानेंट इनकैपेसिटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो जितने भी ऑप्शन ग्रांटेड है बेटा वो वेस्ट कर दिए जाएंगे। क्या बोलो बेटा? ऑन द डेट ऑफ परमानेंट इट्स इनकैपेसिटी। मतलब बेटा अगर मर गया बंदा तो उसे दे दी जाएगी, मना नहीं किया जाएगा। हाउएवर अगर एम्प्लॉय बेटा क्या कर देता है बोलो, तो घंटा रिजाइन के केस में बेटा जाओ, रात गई और चूंकि मैं तुम्हें इशॉप दे ही रहा था, काहे के लिए? कॉन्टिन्यूएशन के लिए, तो वो काम नहीं होगा। आगे आ जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। 2-3 बातें हैं बेटा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको दिया जाता है? बल्क क्लास ऑफ शेयर होल्डर। जब भी कोई कंपनी बेटा बल्क क्लास ऑफ शेयर होल्डर को, सिलेक्टेड क्लास ऑफ पर्सन को, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ शेयर सिक्योरिटी होल्डर को जब अपना शेयर्स देना चालू कर दे, इसे हम क्या बोलते हैं बोलो बेटा? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का प्राइस बेटा याद रखना, अगर लिस्टेड कंपनी है तो डिसाइड करेगा सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड कंपनी है तो डिसाइड करेगा रजिस्टर्ड वैल्यू। अच्छा, रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? स्पेशल। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? 12 मंथ के लिए। अगर मान लो बेटा 12 महीने में आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा पास करना पड़ेगा। लॉक करें बेटा? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 63। ये सही चल रहा है क्या? सही चल रही है? ये कुछ नहीं हो रहा बेटा, सही कुछ नहीं चल रहा, ये बस मैं बोल रहा हूं तो सही चल रहा है। आप समझ रहे हो क्या? बोल रहा हूं तो बस सब सही चल रहा है। आप बोलोगे तो हम सुनेंगे। बेटा कभी भी लॉ का रिवीजन आप लोग कैसे करना? कुछ नहीं करना, आप लोग क्या करना, एक ऐसे ही हाइलाइटर उठाना नोट से पढ़ने के लिए, और सेक्शन को रंगडीबी बना देना। रंगडीबी मतलब क्या? रंगडीबी नहीं समझ रहे हो बेटा? डिब्बे से डिब्बी वर्ड आया, रंग से रंग आया, मतलब उसे कलर कर दो, पूरी भर दो बेटा पूरा रजिस्टर को। ये देखो क्या, जैसे मान लो मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को रिवाइज कर रहा हूँ, मैं इसमें टोटल 3 चीज़ों को सर्कल करूँगा। पहला बेटा इधर आ जाऊँगा और मैं बोलूँगा सिलेक्टेड पर्सन। देखो कैसे रिवाइज किया जाता है, सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। आगे बेटा यहाँ पर प्राइसिंग अंडरलाइन कर दी, तीसरा अंडरलाइन कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन, चौथा अंडरलाइन कर दिया 12 महीना, पांचवा अंडरलाइन कर दिया कि नॉट कंप्लीटेड विद इन 12 महीना, तो ऐसा पास करना पड़ेगा। अब रिवीजन के टाइम आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये लो पॉइंट पढ़ो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। एंड दिस इज द ओनली मैराथन, इसके अलावा कोई और मैराथन हो ही नहीं सकता। मैराथन कैन बी डन बाय द स्टूडेंट,
इट कुड नॉट बी डन बाय द, वीडियो याद रखना बेटा ये उल्टा हो गया है। मैराथन का कॉन्सेप्ट किसका बना दिया गया है? टीचर का, जबकि मैराथन का कॉन्सेप्ट बेटा टीचर का होना ही नहीं चाहिए, ये बच्चों का है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कभी ट्राई कर लेना, हालांकि ट्राई मत करना बेटा, 6 महीने बाद फिर जाना पड़ जाएगा। ट्राई कर लेना कभी कि तुम मैराथन 50 बार देख लो। कितनी बार? 50 बार। तुम्हें लॉ को रिटेन खुद से ही करना पड़ेगा। तुम 4 बार मैराथन बेटा कर लो, मैं गारंटी देता हूँ एक बार भी कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, याद तुम्हें ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपको पीछे पीछे बोले, तुम आगे आगे बोलना चालू कर दो, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो तुम आगे आगे बोल रहे हो, पॉसिबल है, लेकिन याद रखिए याद तो तुम्हें ही करना है। तो इसीलिए थियरी पेपर को रिटेन किया जाता है, और रिटेंशन कैन बी डन ओनली बाय द, केवल स्टूडेंट कर सकता है बेटा, इसको कोई और दुनिया की ताकत नहीं करवा सकती। नोट्स भेजना है इसमें बहुत सारे मिस्टेक दिए, मैंने आपको नोट्स बनवाते टाइम ठीक करवाया था। आपको कोई दिक्कत नहीं जैसे यहाँ पर देखो बेटा, इसी में आपको बहुत सारे मिस्टेक दिख जाएंगी। ये देखो बेटा, सिलेक्टेड पर्सन और ग्रेपर ऑफ पर्सन। तो बेटा मैं तो समझ जाऊंगा ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, लेकिन तुम बेटा पूछोगे सर ग्रेपर क्या है, मैं बोलूँगा बेटा वो एक चीज़ है जो तुझे एग्जाम के बाद बताऊंगा। तो इस तरीके की हजारों इसमें मिस्टेक है बेटा, चूंकि ये बच्चों का नोट्स है, मेरा नोट्स नहीं है। आ जाइए आगे चलें। अब यही काम रहेगा क्या मेरा कि मैं हाथ से लिखते हुए बैठ जाऊं और लिखते रहूं नोट्स? हर बैच में बेटा याद रखिएगा, बच्चे का नोट्स मैं ले लेता हूँ जिसकी राइटिंग अच्छी होती है। तो आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर 63। इधर देख बेटा, सेक्शन 63 को लेकर सबसे पहली बात, बोनस क्या देते हैं बेटा? इक्विटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं? इक्विटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, कोई भी दे सकते हैं। हाँ, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों दे सकते हैं। दूसरा, कंसीडरेशन चार्ज किया जाता है क्या? अरे कंसीडरेशन चार्ज किया जाता है क्या? तीसरा, प्रॉफिट ज्यादा होता है कंपनी के पास, कम होता है? कंपनी उस प्रॉफिट को क्या करती है? कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ। लॉक करें। अब इसके बेटा अपने कुछ कंडीशन है। अब आज बेटा इसके अपने कुछ, और वो कंडीशन क्या है बेटा? सबसे पहला, सोर्स बोनस का क्या होगा? बहुत बढ़िया, फ्री रिजर्व लो। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लो। तीसरा, सीआरआर अकाउंट लो। लेकिन एक बात याद रखना, रिवैल्यूएशन, बोलो बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से कोई भी बोनस इशू नहीं होगा। आगे चलो बेटा, कंडीशन क्या है जी? बहुत सिंपल बेटा। सबसे पहले आर्टिकल के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। दूसरा बेटा, बोर्ड का रिकमेंडेशन होना चाहिए, और जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तीसरा बेटा, कंपनी को डिफॉल्ट नहीं करना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या बोलो बेटा, फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर क्या बोलो बेटा, डेट सिक्योरिटी। ना ही कंपनी बेटा कोई डिफॉल्ट की होनी चाहिए, किसमें? एम्प्लॉय के स्टेट्यूटरी ड्यू में, जैसे ग्रेचुटी वगैरह में। आगे बेटा, पार्सली पेड अप शेयर्स आपका सारा क्या हो जाना चाहिए? फुली पेड अप। और तुम कंप्लाई करो वो कंडीशन जो तुम्हें बताया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सुनो, तुम बोनस के बदले डिविडेंड और डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे सकते। दोनों तुम्हें अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? ये है बेटा आपका सेक्शन नंबर, क्या बोलो, 63। आ जाइए आगे चलते हैं बेटा। सेक्शन नंबर 64 हो चुका है बेटा, जल्दी करो। वही क्या है? SH4। अरे सेक्शन 64 क्या है? पूरी कंपनीज एक्ट 2013 में बेटा, जब ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करो या कैपिटल को रिड्यूस करो या ऑल्ट्रेशन करो, ROC के पास SH7 में 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना है। वही कॉन्सेप्ट है बेटा, एक बार रीड कर लीजिए। हाँ बेटा चले आगे।
बेटा चले, आ जाओ। 64 आपका हो गया है। 65 बेटा ये देखिए बेटा, सेक्शन नंबर 65 में आप अगर एक ट्रिक याद रख पाओ तो आप इसके थ्योरी को भी याद रख पाओगे। क्या ट्रिक है बेटा, ये समझिए। इधर देखो, प्लीज बात मत कर बेटा, इधर देख। लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड में जा रही है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आओ भैया, ये तो मजे की बात है, ताकि अगर तुम कोई भी घोटाला करोगे, तुम्हारे घर का रखा हुआ सामान बेच के पैसा दे दिया जाएगा। सरकार वेरी सेफ जब कंपनी बेटा अनलिमिटेड कंपनी है। दिक्कत पता है कब होती है? जब अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बनती है। अरे भैया, जब अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बनेगी ना, तो फिर पंगाबाजी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी केवल लिमिटेड होती है। कंपनी के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं, नुकसान आता है तो कह देते हैं कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। यहाँ पर बेटा सेक्शन 65 कहता है कि हमारे देश में कोई भी अनलिमिटेड कंपनी जब कन्वर्ट होकर लिमिटेड आएगी तो कुछ नहीं करना, उनको बेटा क्या करना है, रिजर्व क्रिएट कर देना है। आवाज दो बेटा, क्या कर देना है? रिजर्व क्रिएट कर देना है। और वो रिजर्व दो तरीके से क्रिएट होगा, या तो तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू 10 था, इधर देख बेटा, तो नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज कर दो और ये कंडीशन डाल दो कि जो इंक्रीजिंग पार्ट है, मान लो 12 किया आपने, तो 2 रुपया हम केवल और केवल कब मंगाएंगे? वाइंडिंग अप। हाँ है ना? तो पहला बेटा, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल सब्जेक्ट टू कंडीशन, इंक्रीज कैपिटल शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप ओनली इन इवेंट ऑफ, क्या बोलो बेटा? ओनली इन इवेंट ऑफ, क्या बोलो बेटा? वाइंडिंग अप। लॉक करे क्या? अरे बोलो हाँ है ना। आगे बेटा, या दूसरा बेटा, एक काम करो, अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये का कैपिटल है और तुमने कॉल मनी केवल 7 रुपये मंगाया है, तो तुम वहीं पे लिख दो, ये जो रिमेनिंग 3 रुपया है मैं केवल और केवल कब मंगाऊंगा बेटा? बोलो। तो बेटा ये रिजर्व कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है? रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व? रिजर्व कैपिटल है। क्या बात क्लियर है? क्या कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। हाँ है ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बेटा, क्या बोलो एक बार उसे? रिडक्शन। तो बेटा आप सारे बच्चे जानते होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है, ध्यान से सुन लो बेटा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहले बच्चा 61 और 66 में अंतर समझे। 61 में ऑल्ट्रेशन था, कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती थी, कैपिटल, लेकिन ये रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है केवल डिक्रीज। आगे चलो बेटा, 61 जो है बेटा, 61 वो 61 में हम रेजोल्यूशन कौन सा पास करते थे? रिडक्शन में क्या पास करेंगे? यहाँ पर कोई एनसीएलटी अप्रूवल थी? अरे हाँ ना बोल भाई, एनसीएलटी अप्रूवल थी? नहीं थी। क्या यहाँ एनसीएलटी अप्रूवल होगा? होगा। आगे बेटा, ये इजी प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, ओआर नो एनसीएलटी अप्रूवल, इजी प्रोसेस। यहाँ पर एसआर एनसीएलटी अप्रूवल, हार्ड प्रोसेस। अब सुन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, जब तुम अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को बेटा कैंसिल करते हो ना, इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलो बेटा? अनऑल्ट्रेशन। और जब तुम सब्सक्राइब्ड पोर्शन करते हो, इसे हम क्या कहते हैं? यस। अच्छा, यहाँ पर बेटा टोटल 5 तरीके का था ना? 5 तरीके का क्या था? 5 तरीके का, ऑल्ट्रेशन, या फिर शेयर्स टू स्टॉक, लॉन्गर टू स्मॉल, स्मॉल टू लॉन्गर, डिमिनिशन। बेटा ये होता है, याद करो, 3 टाइप्स के, और वो तीनों टाइप्स मैं आपको याद करूंगा। इधर देख बेटा, या तो तुम एक्सटिंग्विश करो या रिड्यूस करो लाइबिलिटी ऑन द शेयर्स, 10 के अमाउंट को बेटा 8 कर देना, या बेटा 8 रुपए करके ही फुली पेड बना देना, दूसरा कॉल मनी ना डिमांड करना। याद आया? एक्सटिंग्विश, लाइबिलिटी खत्म कर दिया या रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, 10 के अमाउंट को 8 कर देना, या फिर 8 के शेयर्स को बिना कॉल मनी मंगाए 10 कर देना। दूसरा बेटा याद करो, कैंसिल कर देना उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को विच आर लॉस्ट बाय अवेलेबल एसेट्स। याद आ रहा है जहां पर मैंने बोला था आपको कि बेटा कैपिटल ऐसी की ऐसी बैलेंस शीट में दिख रही है, लेकिन बगल वाला एसेट्स गायब हो गया है। और तीसरा बेटा, तीसरा क्या होता है तरीका? एक, जहां पर कंपनी के एक्सेस ऑफ वांट में कैपिटल है, मतलब कंपनी बेटा 10 के 10 रुपये मंगा चुकी है, लेकिन कंपनी के पास उतनी जरूरत, तो कंपनी पैसे करे क्या? तो एक काम करो, 2 रुपया रिफंड कर दो। बोलो हाँ है ना? तो ये 3 तरीके होते हैं बेटा, वही है। हाँ, वापिस नहीं लेगी। यस, ये है बेटा एक्सटिंग्विश करना, खत्म कर देना, या इधर कहीं आप देखोगे तो वर्ड होगा रिड्यूस कर देना। ये देख बेटा, रिसीव लिखिए बालक ने, एग्जाम फिर देने जाना है इसको। हाँ जी, एक्सटिंग्विश करना, या फिर क्या बोलो बेटा? रिड्यूस करना, या दूसरा कैंसिल कर देना जो अनरिप्रेजेंटेड बाई अवेलेबल एसेट्स है। और तीसरा बेटा पे ऑफ एनी, क्या बोलो बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सा? जो एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। अरे श्योर, बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पर बेटा हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 72, जिसका नाम है नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था नॉमिनेशन कौन से फॉर्म में होता है? एसएच 13 में। और बेटा रुक जाओ, इधर देखो, नॉमिनेशन होता है एसएच 13 में। नॉमिनेशन कैंसल या विड्रॉ किस में होता है?
अच्छा याद रखिएगा बेटा, क्या हम माइनर को नॉमिनेशन बना सकते हैं क्या? अरे क्या हम माइनर को नॉमिनी बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका एक लीगल गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था बेटा कि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है बोल बेटा? अर्थात एक शेयर्स का अगर नॉमिनी भी है और एक शेयर्स का बेटा लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो अगर बंदा मर गया तो किसको पैसा मिलेगा? नॉमिनी को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेगा। मतलब आपने बेटा मिस्टर राम को नॉमिनी बनाया, आपने मिस्टर राम को नॉमिनी बनाया और वसीयत किसी और के नाम पर बना दी, तो वसीयत वाला बंदा शेयर्स नहीं लेगा, नॉमिनी वाला बंदा शेयर्स लेगा। लॉक करें क्या? ये बात 72 है। तो नॉमिनी में क्या कहते हैं कि मतलब मेरे वाले इसको मिलेंगे शेयर्स? क्या बेटा? नॉमिनी में मतलब क्या होता है? नॉमिनी का मतलब होता है कि राम ने अपना नॉमिनी श्याम को अपॉइंट किया, राम मरेगा, श्याम को शेयर्स मिलेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लीगली होता है, ऐसा कुछ कहा नहीं होता। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था बेटा, याद आ रहा है आप लोगों को? एक वसीयत का एग्जाम्पल दिया होगा कि मैंने नॉमिनी किसी और को बनाया, वसीयत किसी और को था। मैं आपको नहीं दिया एग्जाम्पल? क्या बात कर रहे हैं भाई, दिया होगा। एग्जाम्पल नहीं दिया? लेक्चर जाके देख लेना बेटा, बताया होगा, हो ही नहीं सकता नहीं बताया कोई होगा। नहीं पता तो। अब सुनो बेटा, बताता हूँ। ये देखिए, राम एक बंदा, ये कंपनी है बेटा, इसका शेयर होल्डर है। था बेटा हरामी राम, इसने क्या किया कि मोहन को नॉमिनी बना दिया, मोहन को नॉमिनी, और अपनी एक वसीयत बना दी सोहन के नाम पर, वसीयत, और मर गया पंगा क्रिएट करके। अभी एक कंपनी के पास मोहन जा रहा है अपना एसएच 13 लेकर, और भाई लौंडे सुन, शेयर्स मुझे दे, मैं नॉमिनी हूं। ये कह रहा है चल बे, मेरे पास वसीयत है, मुझे दो। सवाल है कंपनी किसको शेयर्स दे? नॉमिनी को। मतलब ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। नो डाउट वसीयत वाला बंदा भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों में फर्क क्या होता है? बेटा फर्क है ना, ये स्पेसिफिक है, वो जनरल है। तुम कंपनी के सारे प्रॉपर्टी लोगे, लेकिन शेयर्स पे अधिकार तुम्हारा नहीं होगा, मेरा अधिकार होगा। ठीक है जी, आगे चलो बेटा। अब यहाँ पर बचा क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो दो चीजें बचा है। एक बचा है आपका बायबैक, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में भी ये लिखा हुआ हो कि भाई वो लीगल नहीं लिखा होगा, मैं समझ गया, लिखा होगा कि सर ये शेयर्स भी लेगा, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉमिनी जो है उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे चलो बेटा, दो कंसेप्ट बचा आपका, एक बचा है बायबैक और एक बचा है क्या बोलो बेटा? डिवेंचर। आवाज दो बेटा, बायबैक बचा है और ये देखिए, बायबैक में आप याद करो बेटा, टोटल 4 बातें थी। पहली बात 67 में बायबैक पर क्या था? रिस्ट्रिक्शन। याद करो 70 बायबैक पर क्या था? प्रोहिबिशन। यहाँ पर कुछ केस में अलाउड था, याद करो बैंकिंग कंपनी वगैरह, और यहाँ पर 7 मना है, और ये है प्रोसेस, और ये है बेटा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो लो ना बेटा 67 निपटाते हैं। 67 का पहला पॉइंट कहता है कि हमारे देश में कोई भी कंपनी खुद के शेयर्स को परचेज, और अगर परचेज करेगी तो 66 की कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कहता है बेटा कि कोई भी पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा कोई लोन देकर, गारंटी देकर, या कोई सिक्योरिटी देकर, या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर खुद के सिक्योरिटी को परचेज नहीं कराएगी, या अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं कराएगी। लेकिन याद रखना, ये पूरा का पूरा पॉइंट अप्लाई नहीं होता किस पे? बैंकिंग कंपनी पे, या फिर क्या बोलो बेटा? याद करो, बैंकिंग कंपनी पे, या फिर मैंने शॉर्ट में आपको बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। यस, यानी आप अपनी एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो खुद के सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए। या तीसरा बेटा, तुम एम्प्लॉय को, आवाज दो बेटा, एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो, लेकिन अदर देन, या फिर की मैनेजर पर्सन, और वो भी अमाउंट कितना होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग देयर सैलरी या वेजेज ऑफ 6 मंथ। मतलब बेटा तुम लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो 3 केस में, बैंकिंग हो तो, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को कितना भी दे सकते हो खरीदने के लिए, या तीसरा आप ऐसे एम्प्लॉय को दे सकते हो जो तुम्हारा केएमपी और डायरेक्टर और उसकी सैलरी से 6 महीने से ज़्यादा। लॉक करें क्या? सेक्शन 70। अगर आपने इन सब में डिफॉल्ट किया, हम आपको बायबैक नहीं करने देंगे। किन सब में डिफॉल्ट बेटा? सबसे पहले बेटा, हमारे देश में कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज नहीं करेगी अपना शेयर्स, किसके थ्रू? सब्सिडरी के थ्रू। दूसरा बेटा किसके थ्रू? इन्वेस्टमेंट कंपनी। तीसरा, अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया किस में? डिपॉजिट में, या फिर क्या बोलो बेटा? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में, या फिर डिविडेंड में, या फिर रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन में। डन करें क्या? बोलो यस नो। या फिर आपने बेटा एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, डिविडेंड डिक्लेयर में गलती कर दी, पे करने में गलती कर दिया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में गलती कर दी, तो भी हम आपको बेटा याद करिए नहीं डिक्लेयर करने देंगे, अर्थात बेटा हम आपको बायबैक नहीं करने देंगे। अब प्रोसेस बेटा सिंपल है, प्रोसेस आपको याद करना है। प्रोसेस में रीजन फॉर बायबैक क्या था बेटा? बोलो। हॉस्टाइल टेक ओवर को क्या करना? हॉस्टाइल टेक ओवर को क्या करना बेटा? बोलो।
प्रिवेंट करना, दूसरा कंसंट्रेट करना प्रोमोटर शेयर होल्डिंग को, और तीसरा क्या बोलो बेटा, बूस्ट करना क्या, अर्निंग प्राइस पर शेयर और मार्केट प्राइस। तो बेटा ये तो रीजन था, लेकिन सवाल है कि बायबैक किससे किया जाता है। वेरी सिंपल बेटा, या तो तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से करो प्रोपोर्शनल बेसिस पे, और नहीं तो बेटा तुम सुनो ओपन मार्केट ऑपरेशन कर लो, मार्केट में जाके खरीद लो। सर बायबैक का सोर्स क्या है, बताया था बेटा, ये भी क्या बताया था बेटा, सबसे पहले कहां से बायबैक करोगे, फ्री रिजर्व, नहीं तो बेटा क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, और नहीं तो बेटा क्या करो, फ्रेश। बेटा एक सीड्स ऑफ नहीं, दिस इज द प्रोसीड्स ऑफ, लेकिन याद देखिएगा वो प्रोसीड्स क्या नहीं होना चाहिए बोलो बेटा, सेम काइंड का नहीं होना चाहिए। आर यू श्योर 100%? आगे चलो बेटा, इसके बाद मैंने बताया था कंडीशन है बायबैक का, क्या एओए पावर होना चाहिए। अच्छा याद करो, मैंने बोला था कि बायबैक चेक करो 10% है या मोर देन 10% है, लेकिन 10% तक है बीआर पास करो, 10% से ज्यादा 25% है तो एसआर, और 25% से ज्यादा याद करो बेटा अलाउड नहीं, कैन नॉट अलाउड। अच्छा बायबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, इससे ज्यादा बेटा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका डेट आपके इक्विटी से 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सारे के सारे पेड अप शेयर्स आपके पार्सली पेड अप क्या हो जाने चाहिए, फुली पेड अप हो जाने चाहिए। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो किसकी बात मानोगे, सेबी, अनलिस्टेड कंपनी हो तो किसकी बात मानोगे, सीजी। और सुनो, क्या आप बायबैक का एक प्रॉपर लेटर ऑफ ऑफर भी देते हो क्या, यस, कौन से फॉर्म में, SH8, साथ में लगा दोगे SH, जिसमें आप रजिस्ट्रार को बताओगे कि सर आप मुझे बायबैक अलाउ करिए, हमारे पास सफिशिएंट फंड है, हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। और बेटा इसको साइन, ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, MCQ लिखा है मैंने, ये SH9 तुम साइन करवाओगे कम से कम क्या बोलो बेटा, 2 डायरेक्टर, जिसमें एक बंदा कौन सा होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। और इधर देख बेटा, उसके बाद पीरियड फॉर विच ऑफर रिमेन ओपन, कम से कम कितना बोलो बेटा, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। अच्छा बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए कितने साल के अंदर, 2 बायबैक के बीच में कम से कम कितने साल का गैप होना चाहिए, 1 साल का, और 6 महीने के अंदर अंदर कोई नया सिक्योरिटी इश्यू नहीं करो, लेकिन बेटा बोनस या एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल्ड कर सकते हो। क्या रजिस्टर ऑफ बायबैक SH10 में मेंटेन होगा, यस। कौन रखेगा इसको, CH। और उसके बाद बेटा सेबी के पास तुम फाइल करते हो रिटर्न ऑफ बायबैक, फाइनली SH किसमें बोलो बेटा, आपका ये खत्म हो गया। अच्छा एक बात और, अगर बायबैक हो गया 7 दिन के अंदर उस शेयर्स को क्या कर दोगे, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दोगे। आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा बेटा, और वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है बोलो, डिवेंचर। क्या है बोलो बेटा, यस, डिवेंचर का कॉन्सेप्ट। तो डिवेंचर बेटा याद रखना, डिवेंचर का मीनिंग तो आपको क्लियर होगा बेटा, 2+30। डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक या कोई भी ऐसा बॉन्ड्स या इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के लिए क्या शो कर रहा है, डेट, चाहे बेटा वो सिक्योर्ड हो या ना हो। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में वो अलग कैपिटल नहीं आएगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है बोलो बेटा, आवाज दो बेटा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्पेसिफाई किया है, जैसे कमर्शियल पेपर, फॉरेन करेंसी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक्सेट्रा। डिवेंचर का बेटा फीचर्स नॉर्मल है, सिक्योर्ड हो सकता है, अनसिक्योर्ड हो सकता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल में क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। आपको बताया ना बेटा, प्रेफरेंस 20 साल, डिवेंचर 10 साल। आगे चलेंगे, सर इसका कंडीशन क्या है, तो जी कंडीशन में यही 10 साल वाली बात मैंने बताई है। और अगर वो कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो पास क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा, लेकिन याद रहे कन्वर्टेबल है तो एसआर पास होता है, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो केवल बीआर पास होगा बेटा, बीआर पास होगा, ओआर पास नहीं होता, बीआर पास होगा। आगे बेटा, डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कौन से फॉर्म में होता है, SH12, कितने महीने के अंदर, 3 महीना। कहां से 3 महीना, क्लोजर से। अब सुनो डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है, बहुत बढ़िया बेटा, डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है, जो डिपॉजिट ट्रस्टी होता है। अब बोलिए क्या होता है, ये भी एक बंदा होता है भाई। डिपॉजिट ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी दोनों का काम होता है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, अर्थात कंपनी जो सिक्योरिटी क्रिएट करती है जिस एसेट्स पे, उस एसेट्स को देखभाल करना किसका काम होता है, ट्रस्टी का काम होता है। आगे चलो बेटा, तो अब उसका ये डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड से बेटा ये पढ़ लेना तुम लोग, याद है क्या डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड, डिपॉजिट ट्रस्टी का। जैसे डिपॉजिट ट्रस्टी है वैसे ही डिवेंचर ट्रस्टी है, क्यों बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए, एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, याद आ रहा है क्या आपको, ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स दिए गए हैं। इसमें बेटा जो मेन बातें हैं वो क्या है बोलो, डीआरआर क्रिएट करना और डीआरआई क्रिएट करना। सबसे पहले बेटा कुछ कंपनी ऐसी होती है बेटा जिसको ना तो डीआरआर बनाना है ना तो डीआरआई बनाना है, जैसे तुम AIFI हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, नॉन बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो चेक करो, पब्लिक हो तो डीआरआर नील, डीआरआई 15%। अगर बेटा तुम प्राइवेट कंपनी हो दोनों नील। आगे बेटा अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी हो तो डीआरआर 10%, डीआरआई 15%। और ये 10-15 किसका, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, किसका बोलो बेटा। आगे सर ये डीआरआर कब क्रिएट करोगे, तो जी ये डीआरआर क्रिएट कब करूंगा बेटा, ये नहीं लिखा क्या यहाँ पे आप लोग को, मैंने लिखाया होगा 30 अप्रैल तक। डीआरआर कब क्रिएट करना है बेटा, 30 अप्रैल तक आपको ईच ईयर क्रिएट करना है, लिखाया क्या, एक बार चेक करो,
यस, तो बेटा डीआरआर आपको क्रिएट करना है कब तक बोलो बेटा? 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल में उस डीआरआर में पैसा डाल देना है कितना? वही 10 और 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। लॉक करें क्या? 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल ईच ईयर नीचे। पैसा आपको डालना है 10 या 15% ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर तक, अगला फाइनेंशियल ईयर तक जो भी बकाया पैसा है उसका 10 और 15% आपको इसमें डालना है। आप लोगों ने अकाउंट से पढ़ा होगा बेटा। दिस इज अ फुल अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 43 में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को बेटा नहीं समझाया है। पूरा शेयर कैपिटल का बेटा यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्या बोलो, रिवीजन। बट फिर से मैं बोलता हूँ ये बात क्लियर करके कि आपको याद खुद से ही करना पड़ेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल बेटा लेते हैं आप लोगों के लिए ब्रेक।